अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। और आपको कहते हैं खुशामदीद इस दुआ के साथ कि आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरे। वैसे तो बहुत ही अपसेट सी रूटीन हुई हुई है क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन हम इस उम्मीद में हर दिन गुजार रहे हैं कि जिस दिन लोड शेडिंग ज़रा कम हो जाए। लेकिन अब तो ऐसा हो रहा है कि एक एक घंटे बाद ही अक्सर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे कल से बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, और एक्चुअली जब ट्रैवल करके मैं ऑफ़िस आती हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि अक्सर हम कहते हैं कि दरख्त होना बहुत ज़रूरी है, बट इतनी धूप के अंदर यू एक्चुअली फ़ील द नीड कि हमें वाकई प्लांटेशन पे बहुत ज़ोर देना चाहिए। बिकॉज़ एक दरख्त कितना सायादार शजर आपको प्रोवाइड करता है धूप के अंदर, और वो भी इस चिलचिलाती जून की धूप के अंदर। यू हैव नो आइडिया कि बहुत ज़्यादा अब तो महसूस होना शुरू हो गया है। और जब पेट्रोल प्राइस इतनी रेज़ हो गई हैं तो लोग सोचते हैं कि वो दोबारा से साइकिल पे सफ़र शुरू करें या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो जब आप लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिरी बात है आपको पैदल भी चलना पड़ता है, तो फिर अच्छी बात वहाँ नज़र नहीं आती कि जब आपने शजरकारी की हो और फिर दरख्तों के साए के अंदर अगर आप चल रहे हों तो धूप भी आपको कम महसूस हो और उसके बाद माहौल दोस्त भी रहे। सो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को हम एक ड्राइव की सूरत में चलाएँ कि इतना क्लाइमेट चेंज और हम जो सब क्लाइमेट रिएक्शंस देख भी रहे हैं तो शजरकारी करें, दरख्त लगाएं। बिकॉज़ अब जिस तरह की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमें वाकई बहुत ज़रूरत है इस गर्म मौसम के अंदर कि हमारे पास ऐसे दरख्त ज़रूर मौजूद होने चाहिए जो हमारे बच्चों को साया प्रोवाइड करें, हमें प्रोवाइड करें। और ये सिलसिला अगर हम आज से ही शुरू करेंगे, वैसे तो पिछली दौरे हुकूमत में हमने देखा कि सुनामी ट्री के नाम से एक बहुत अच्छी मुहिम भी चली, तो अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते रहना चाहिए। और डिस्कवर पाकिस्तान का तो मोटिव ही यही है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि इस समर वेकेशंस के अंदर अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं ज़रूर प्लांटेशन करें, ज़रूर नए दरख्त लगाएं, बच्चों को भी ये सीख दें और उन्हें गार्डनिंग एक्टिविटीज़ के अंदर उनकी जो हॉबी है उसको डेवलप करें। बिकॉज़ शायद यही एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चे थोड़ा मेंटली फ्री होते हैं पढ़ाई से और फोकस कर सकते हैं किसी और अच्छी एक्टिविटी पे भी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन की जानिब। और अब आपको लिए चलते हैं झील सैफुल मलूक, जिसे अगर जन्नत के नज़ारे से तशबीह दी जाए तो गलत नहीं होगा। देखते हैं इसे। तो जनाब बहुत ही खूबसूरत ये जगह है और आप इसको जब भी देखें, एज इन जिस भी सीज़न में देखें, इसका एक अपना ही रंग है। गर्म मौसम में जब वहाँ पे बर्फ़बारी नहीं हो रही होती तब झील का एक अपना नज़ारा है, और जब सख्त बर्फ़बारी हो रही है और जब ये झील बिल्कुल मुंजमद हो जाती है तब एक अलग ही सहर पेश करती है और एक अलग ही मंज़र यहाँ पर होता है, जैसे देवसाई माहौल टाइप होता है। और इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू विज़िट, सो डोंट मिस इट। बिकॉज़ अब तो बहुत सारे लोग नारायण जाते भी हैं और अपनी समर वेकेशंस के लिए भी जाते हैं, तो यहाँ भी ज़रूर जाइए और इसको अपनी विश लिस्ट में भी शामिल कीजिए और पॉजिटिव ट्रेंडिंग में लेकर आइए। और हम एक ब्रेक की जानिब चलते हैं और उसके बाद आपको मिलवाएंगे आज के मेहमानों से। वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब।
तो जनाब मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है, एक को तो आप रोज़ाना टीवी के ऊपर देखते हैं करंट अफेयर्स शो में अपना एनालिसिस देते हुए, लेकिन जो उनका एनालिसिस है वो एक तो दबंग अंदाज में भी देते हैं, दूसरा ये कि मकबूल बहुत ज़्यादा है, नॉट ओनली ऑन द ब्रॉडकास्ट मीडिया बट सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में इनके व्यूज़ आते हैं, वीडियोस वायरल हो जाती हैं शोज़ की। सियासतदान भी थोड़े से इनसे डरते हैं कि जमील फ़ारूकी साहब कब कौन सा सवाल पूछ लें। तो बिल्कुल जमील फ़ारूकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो जमील। Thank you very much इकरा for having me on the show and it's really a pleasure। आपका आना हमारे लिए बायस इज़्ज़त, बिकॉज आप शहर इक़्तिदार की हवाओं में रहते हैं और आज लाहौर की गर्मी में मौजूद है। सख्त गर्मी में सख्त गर्मी में, क्योंकि इकरा ने कॉल की तो इसलिए आना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ है जी डॉक्टर साइमा यासीन। वैसे तो बेसिकली एजुकेशनिस्ट हैं बट एजाज़ इनका ये है कि ये यूईटी की 100 साल तारीख़ में पहली इंजीनियर प्रोफेसर हैं जनाब, जो किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पहली चेयरपर्सन है और वुमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट करती हैं, फीमेल्स को भी सपोर्ट करती हैं। और इनसे हम ये जानेंगे कि बीइंग द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ यूईटी इन द हिस्ट्री ऑफ यूईटी, कैसा चैलेंजिंग है ये पोजीशन इनके लिए और अपनी कैपेसिटी में रहते हुए क्या कुछ करती हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। और स्टार्टिंग फ्रॉम यू जमील, न्यूज़ एंकरिंग से आगाज़, फिर उसके बाद औरिया साहब के साथ एक प्रोग्राम और फिर अपना एक प्रोग्राम, ये जो सफ़र है इसमें सबसे ज़्यादा इन्जॉय क्या किया है, जो आप कर रहे हैं वो, या इससे पहले कुछ ऐसा वेंचर जो बहुत इन्जॉय किया हो? देखें मैंने जो करियर था, इकरा आप तो बेहतर जानती हैं, जिस वक्त हमने स्टार्ट लिया उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इन प्रोफेशनल लाइफ एंड इन पर्सनल लाइफ लोग समझते थे कि आपको जॉब कुछ और करनी चाहिए और इसको जो है आप शौक़ के तौर पर कैरी ऑन करें। तो जिस वक्त मैंने स्टार्ट लिया उस वक्त मैं अभी 3rd ईयर में था एंड दैट वाज 2006। बड़ी यंग एज में आई वाज डिबेटर, तो मैं एंटर हुआ। वैसे तो एवरी सिंगल मोमेंट जो कि गुजरा है इस जर्नी में वो बड़ा मज़ेदार है, उसमें बड़े जर्क्स भी हैं, चैनल्स भी बंद होते रहे, नौकरियां भी जाती रही। इवन रोड शोज भी आप करते रहे? जी रोड शो आपने उसकी आगाज़। अच्छा इकरा, जो भी किया है ना, मैं आई एम ए वर्गो, जो भी किया है दिल से किया है और उसने फीडबैक बड़ा अच्छा दिया, मार्केट में वो फेमस हुआ। लेकिन पूरी करियर जर्नी को अगर आप सम अप करें इन नटशेल और आप कहें कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ और कैसे आया, तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ इस्लामाबाद में पॉलिटिकल अफेयर्स पिछले 3.5-4 साल से आप टीवी के साथ और अब बोल्ड टीवी के साथ, दिस इज़ द बेस्ट फेज ऑफ माई जर्नलिस्टिक करियर और मैं इसको बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। मेहनत भी बहुत की है, ज़ाहिर है इसके पीछे कोई तकरीबन 15-16 साल का पूरा टाइम लगा हुआ है। उसमें न्यूज़ एंकरिंग थी, मैं सिर्फ न्यूज़ एंकर नहीं था, मुझे आमिर ज़िया साहब ने समा टीवी में मैंने 5 साल काम किया, उन्होंने 5 साल में मुझे एज एन ENPS सॉफ्टवेयर ट्रेनर बॉन भेजा था जर्मनी। वहाँ पर पहले मेरी ट्रेनिंग हुई, मैंने आके पूरी समा की टीम को ट्रेन किया। उसके बाद उन्होंने मुझे, लोगों को बता दें, एक न्यूज़ पोर्टल होता है, वेबसाइट होती है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जिससे न्यूज़ डिलीवर होती है, बनती है, सब कंटेंट उसका और वो कैसे आपकी तरफ प्रेजेंट करनी होती है, ये बड़ा एक मुश्किल फेज होता है। तो उसमें एज ए कॉपी एडिटर, एज ए सीनियर कॉपी एडिटर, देन इन द PCR एज ए प्रोड्यूसर, देन एज ए डायरेक्टर इन द PCR, और फिर उन्होंने मुझे एंकरिंग यानी स्क्रीन दी, समा टीवी की स्क्रीन दी। तो वो जो फेज़ था ना, उसमें सीखा बहुत। जो कंटेंट है मेरा, अभी भी मेरा रिसर्चर कोई नहीं है, मैं खुद करता हूँ, मैं सारा दिन खुद पढ़ता रहता हूँ। इसके अलावा मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल नहीं है। अब मैं जिम, घर, क्लब, स्विमिंग और इसके अलावा और सियासतदानों के साथ राहदारियों में नजर आते हैं, वो सवाल जवाब करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, उसमें भी टाइम नहीं मिलते, उनसे टाइम ही नहीं होता। अब खुद इतनी स्टडी, अच्छा हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर्स की फील्ड है, आपको पता है कि आपको एक सेकंड की खबर होनी चाहिए। अभी मैं 2 साल में फर्स्ट टाइम इस तरह निकला हूँ कि मुझे ऑफिस में बार बार एनालिसिस के लिए कॉल करते थे ना कि जी अभी खान साहब जा चुके हैं, अभी आप, मैंने कहा यार ये 3 दिन मुझे दे दो, हालांकि मैंने 2 साल में कोई छुट्टी नहीं की, 2.5 साल में। अच्छा। अब मुझे 3 दिन दे दो प्लीज, मुझे इसमें कॉल ना करना, मैं थका हुआ हूँ बिल्कुल ना। लेकिन फिर मैंने कॉल कर दिया नहीं, आपकी कॉल तो खैर, इट वाज रियली एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सामने बैठी हैं इसलिए मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, पाकिस्तान में ना बड़े कम एंकर्स हैं वैसे जो कि सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अच्छी अदायगी के साथ और अच्छे नॉलेज के साथ, और ख़ासतौर पर ख़वातीन में ब्यूटी विद ब्रेन्स, ये बड़ा कम है। मैं माज़रत के साथ, ये इकरा इज़ वन ऑफ देम। और जिस प्लेटफॉर्म पे भी ये गई हैं, अभी इधर हैं, तो यकीनन इसका जो है ना सारा
वो कहते हैं ना कि मरकज़ निगाह, नहीं, आप वो कहते ही हैं ना होंगे। कि काम वो किया जाए जो आप एंजॉय करके करें। Exactly. हाँ, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम एंजॉयिंग माय वर्क। That's great, तो जमील से हम और बातें भी करते हैं। अच्छा मैम, बहुत चैलेंजिंग होता है बीइंग अ वुमन। आई नो कि एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम करना जहाँ 100 साल से कोई चेयरपर्सन नहीं थी एंड यू द ओनली वन, सो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं आसानी से टू हैव एन अथॉरिटी ऑफ अ वुमन? अच्छा, यहाँ पे लोग आसानी से एक्सेप्ट तो नहीं करते, और बीइंग चेयरपर्सन ज़ाहिर है मुझे भी वो चैलेंजेस आए हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ, जैसे आपने पहले कहा ना कि मैं ख़वातीन इंजीनियर्स को सपोर्ट करती हूँ, क्यों ज़रूरत पेश आई कि उनको हम सपोर्ट करें। उसकी वजह ये थी कि उनको इस वक्त पाकिस्तान में लेस दैन 5% ख़वातीन इंजीनियर्स हैं ऑफ टोटल वर्किंग वुमेन। तो अच्छा। ये बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेस दैन 5%। अब उसकी वजह ये है कि इस इंजीनियरिंग फील्ड को शायद मेल की डोमेन समझी गई है, वो ख़वातीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसीलिए आप देखेंगे कि ख़वातीन आ तो जाती हैं फील्ड में, लेकिन वो रिटेन नहीं होती, क्योंकि उन्हें शायद फैसिलिटेट नहीं किया जाता, उन्हें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो अगर हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, जो बेसिक फैसिलिटीज़ उन्हें वर्क प्लेस पे चाहिए, इस वक्त वो सर्वाइवल की जंग लड़ रही है ना। सक्सेस, वर्क प्लेस सक्सेस तो बाद में आनी है, उससे पहले है वर्क प्लेस पे सर्वाइवल कैसे करना है, वो बहुत ज़रूरी है, उनको फैसिलिटेट करना है। इसको मैं अगर अपनी स्टोरी के साथ लिंक करूं, जैसे आपने पूछा क्या चैलेंजेस आए, तो आज से कोई मैं अगर बात करूं 3-4 साल पहले, मैं एक यूईटी का रिमोट कैंपस है, काला शाह काकू कैंपस, मैं वहाँ जाया करती थी टीचिंग के लिए। तो मेरे ट्विन बेबीज़ की बर्थ हुई, मैं उन्हें पहले ख़ुद ड्राइव करके छोड़ती थी शादमान में डे केयर सेंटर में, क्योंकि उस वक्त यूईटी का अपना कोई डे केयर सेंटर नहीं था। पहले मैं उन्हें उधर छोड़ती थी, फिर मैं उधर रिमोट कैंपस तक ड्राइव करती थी। ये 1.5 आवर की ड्राइव बनती थी। फिर वहाँ से मैं वापस आती थी, उनको पिक करती थी और घर पहुँचती थी, तो वो 1.5 आवर की ड्राइव थी। तो ये डेली 3 आवर्स की मेरी ड्राइविंग थी। और मैंने जब अपना केस पुटअप किया कि मुझे इधर मेन कैंपस में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन 2-3 साल पहले हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सीएम मंसूर सरवर साहब, उन्होंने ख़ुद नोटिस करते हुए उन्होंने मुझे उधर से इधर एज़ प्रोफेसर फिर मेन कैंपस में अपॉइंट किया। तो ये फैसिलिटेशन थी। मैं सोचती हूँ कि अगर ये मुझे इस तरह से फैसिलिटेट ना किया जाता, तो शायद मैं भी उसी तरह दूसरों की तरह बिल्कुल एक लो प्रोफाइल में चली जाती और फिर एक दिन छोड़ देती because बड़ा मुश्किल होता है खातून के लिए इतना लंबा सफ़र करना और आना, बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा जमील, शहर इक़्तिदार में रहते हुए, पॉलिटिकल हब में रहते हुए, एक सबसे बड़ा स्ट्रेस जो एक करंट अफेयर एंकर को होता है, अब चाहे वो किसी भी लेवल होता है, रेटिंग का। सो आप मुझे लगता है थोड़े से इस मामले में ब्लेस्ड हैं, बिकॉज रेटिंग भी माशाल्लाह आपकी अच्छी आ जाती है। फिर ये जो सोशल मीडिया पे आप व्यूज़ ले जाते हैं और बेतहाशा लेते हैं, इसकी क्या वजह, कैसे ले लेते हैं? आपको पता चल गया लोगों की नब्ज़ आपने कहाँ से दबानी है? देखें, टारगेटेड ऑडियंस को हिट करना ये एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा हुआ है, बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है 2007 में। और मेरी जब ट्रेनिंग हुई थी उधर जर्मनी में, तो हमें बाकायदा बताया गया कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस ऑडियंस और किस सेक्टर को हिट कर रहे हैं, और जब आप उसको हिट करते हैं तो उसको कंसिस्टेंटली कितना हैमर करते रहना है। नहीं, बट आप तो सर रेटिंग लेकर आते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे सियासी रहनुमाओं के साथ जो जिनकी जो जमातें भी थोड़ी सी, उनका बैकग्राउंड भी थोड़ा कंजर्वेटिव होता है, या किसी ऐसी पॉलिटिशियन के साथ जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एज एन वो कोई सनसनी नहीं होती ना, लेकिन आप उन पर्सनालिटीज़ के थ्रू क्लिक ले आते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो क्लिक तो आ जाते हैं और उसके बाद वो खुश भी होते हैं, कहते दोबारा बुलाओ। अच्छा, जब हम वायरल हो गए हैं। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। जो सबसे वायरल स्टफ था ना, आप टीवी का, पहला तो वो बैरिस्टर कामरान मुर्जा उठ गया पहले शो में, तकरीबन एक ही रात में 6 मिलियन व्यूज़ मार गया। उससे 2 दिन बाद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब आए और उन्होंने एक कमेंट कर दिया कि विकी कज़न है जमायमा का। उस पर मेरी सार्कास्टिक किस्म की स्माइल थी। वो इतना कोई सुपर वायरल हुआ, जमायमा गोल्डस्मिथ ने वहाँ से ट्वीट कर दिया कि ये बंदा मेरा कज़न कैसे बना रहा है विकी लीक्स वाले विकी को। हालांकि विकी नहीं, वो जूलियन असांज नाम था उसका, उनको पता ही नहीं था।
तो उसके बाद अच्छा वो थी JUIF, अब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो कितनी राइट विंग की जमात है और कितने कंजर्वेटिव हैं, उनसे सवाल इस तरह का करना और इतना वायरल होना, इसका मतलब ये है कि आपको खौफ होना चाहिए। मैं अपनी जगह पर थोड़ा सा खौफज़दा था, तो 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। एक दिन ना आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माई लिफ्ट में मैं एंटर हुआ, जैसे ही ग्राउंड पे उतरा, दरवाज़ा खोला तो बिल्कुल सामने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब खड़े थे। उनके राइट पे भी गार्ड, लेफ्ट पे भी, दोनों के हाथ में क्लैश। मैंने इधर देखा इधर देखा, मैंने कहा लिफ्ट वापस ऊपर जाता हूँ तो मुफ्ती साहब कहते जमील इधर आओ। मैं बाहर है, गले मिला, दोबारा कब बुला रहे हो? इतने वायरल हुए कि ही वॉज ऑल्सो हैप्पी कि यार ये अच्छा हो गया। तो फिर आपको फिर उस टारगेट ऑडियंस को हिट करना होता है। अच्छा, ब्लेस्ड इस वजह से हूँ कि मेरा सितारा कुछ ऐसा है, मैंने जहाँ भी कदम रखा है वो मुझे कामयाबी मिली है। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने कंटेंट के ऊपर खुद काम करता हूँ। मुझे पता होता है कि ये जुमला, इवन एडिटिंग मैं खुद बैठ के कर रहा होता हूँ। अच्छा। मेरा एडिटर मेरे साथ बैठ जाता है, मैं उसे कहता हूँ कि मुझे ये वाली चीज़ प्रोमो के अंदर चाहिए, ये सुपर वायरल होगी, और वो होती है। बहुत कम ऐसा हुआ, और कंसिस्टेंटली जब आप हैमर करते जाते हैं ना तो आपका प्रोफाइल। अच्छा, मैं अपने यूट्यूब चैनल का आपको बताऊँ, मैंने अभी सिर्फ उसका ये पोस्ट किया था कि मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहा हूँ, एक भी वीडियो नहीं डाली, 10,000 सब्सक्राइबर सिर्फ एक ट्वीट पे हो गए मेरे खड़े खड़े। लोग पूछ रहे हैं कि आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, और विद इन 3 मंथ्स जो है वो 50,000 सब्सक्राइबर पर चला गया, और एक वीडियो उसकी 30-40 हज़ार वैसे व्यूज़ मार रही थी। हालांकि मैं नया था, आई वॉज वेरी न्यू टू दैट। तो कुछ नसीब की बातें होती हैं, लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं, उसमें आपके कंटेंट के निकालने का आपको पता है कहाँ किस जगह पर लोगों को टारगेट करना है, लोग किस चीज़ को लाइक करेंगे, वो शायद वक्त के साथ साथ पूरा आपका एक्सपीरियंस नक्शल में। यानी कि वो YouTube की अर्निंग से भी आप जब चाहे उस तरह के घर बना सकते हैं आप भी। अब मैं आई विश, उसकी वजह यह है कि पहले 2 महीने तो मुझे लग रहा था कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, तो फिर एकदम से ऐसा बूस्ट आया है कि जब मैंने देखा कि ये क्या, एक हफ्ते में ही $1,000+, मैंने कहा दिस इज़ गुड। फिर मैंने द जर्नलिज्म दैट यू आर डूइंग ऑन द टीवी और यहाँ पर जो सोशल मीडिया के थ्रू आप कर रहे हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है यहाँ पे सोशल मीडिया, बिकॉज आवाम डायरेक्टली सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड? देखिए, इन दोनों में बड़ा फर्क है। अब तो जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है दैट इज आल्सो बीइंग शिफ्टेड टू द डिजिटल मीडिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। एक दौर था 1999 में या 2000 में, बड़े बच्चे हुआ करते थे, ब्लैक फिल्म्स के ऊपर तस्वीरें निकला करती थी, फ्यूजी फिल्म हो गई, कोडैक हो गई, तो उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो दे वैनिश्ड, क्योंकि मोबाइल में कैमरा आ गया। तो अपडेट करना अब वक्त के साथ साथ बड़ा ज़रूरी होता है। जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है दैट इज़ आल्सो बीइंग शिफ्टेड टू द डिजिटल जर्नलिज्म, और उसमें फ़र्क ये है कि मेन स्ट्रीम के ऊपर आपको रेगुलेटर जो है ना वो कहीं पर भी पकड़ सकता है, आप वो अल्फाज वहाँ पर नहीं बोल सकते जो आप डिजिटल मीडिया के ऊपर बोल सकते हैं। अब उसमें भी आपको सीरियस, जिस तरह मेरा एक सीरियस कंटेंट होता है, उसके साथ थोड़ा सा ह्यूमर भी रखना होता है। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरी जो, अब मैं टीवी पे नहीं बैठा, अब मैं एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हूँ, इसमें हर तरह का व्यूअर होगा, उसको आपने एंटरटेन भी थोड़ा सा करते रहना है साथ साथ। तो आजकल जैसे वो न्यूट्रल की बड़ी डिस्कशन चल रही है, तो मैं अपने वीलॉग्स में ना स्पेशल मैंने एक एलिमेंट रखा है, मैंने न्यूट्रल को चार्जर का नाम दे दिया है, मैं उसको जोर से हिट करता रहता हूँ, ठुकाई करता रहता हूँ। तो वो एक वीडियो जो है वो 30-40 हज़ार 30 हज़ार व्यूज़ का मतलब है $30 पर वीडियो। तो दिस इज़ गुड। और जब डॉलर की रेस भी देखें, और अब जिस तरह की हम सोसाइटी के अंदर हैं जहाँ पेट्रोल आपका एवरीथिंग इज़ गोइंग बियॉन्ड 200, ठीक है, 200+ वाली बात है ना, तो अब आपको अर्निंग भी डॉलर में आनी चाहिए। वैसे तो मेरा चैनल भी मुझे बहुत अच्छा पे कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे चैनल से बहुत अच्छा पे कर रहा है, बट अगेन जब आप 200 रुपये फी लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, जो 5,000-6,000 की टंकी भरती थी अब 10,000 से ऊपर की भर रही है, तो फिर आपको कमाना भी डॉलर में जाना चाहिए। और जिस तरह हमारे बाकी दोस्त अब 2-2-2.5 करोड़ कमा रहे हैं, शायद होता है 6-8 महीने में हम भी इसी तरह से घर ले रहे हैं। उनकी ज़राए आमदन कुछ और भी है। खैर, इधर इनकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहबा, वर्ल्ड लार्जेस्ट अमेरिकन सोसाइटी ऑफ वुमेन इंजीनियर्स आपने बनाई है, ये है क्या बेसिकली, और कैसे आपको ख्याल है? जी, इसमें ऐसे है कि जैसे मैंने पहले बताया ना कि पाकिस्तान में लेस दैन 5% वर्किंग वुमेन इंजीनियर्स हैं, तो तकरीबन यही सिचुएशन वर्ल्ड वाइड है। तो इस सिलसिले में वर्ल्ड लार्जेस्ट अमेरिकन सोसाइटी ऑफ वुमेन इंजीनियर्स थी, तो मैंने उसका एक लोकल चैप्टर पंजाब एफिलिएट के नाम से यहाँ पे फाउंडेशन उसकी रखी है। ये एक्चुअली है क्या, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ वुमेन इंजीनियर्स, ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ ख़वातीन ने काम करना शुरू किया। अच्छा। और उस वक़्त एक अमेरिकन इंजीनियर ख़ातून थी
बीट राइस हिक के नाम से उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी। उस वक़्त इस सोसाइटी के 40 के करीब मेंबर्स बनी ख़वातीन, और आज उनके 40,000 प्लस मेंबर्स हैं। अच्छा। अब इसका पर्पज़ एक्चुअली ये है कि वो वर्ल्ड वाइड ख़वातीन इंजीनियर्स को एक फ़ोरम प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे वो नेटवर्किंग कर सकती हैं, एक दूसरे की मेंटोरिंग कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट हो जाती हैं। तो मुझे ये ख्याल आया कि मैं पाकिस्तान में एक ऐसा फोरम दूँ ख़वातीन इंजीनियर्स को कि वो आपस में एक दूसरे को अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करें। ऐसा अच्छा। फोरम हो ताकि एक दूसरे की हौसला अफजाई हो, ये बड़ा ज़रूरी है ताकि उन्हें कॉन्फिडेंस आए कि इस फील्ड में भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। तो मैंने वीसी साहब से बात की तो उन्होंने कहा आप लोकली क्यों करती हैं, आप इंटरनेशनली ये काम कर सकती हैं। तो उन्होंने एक्चुअली SWE का मुझे रिकमेंड किया, फिर इसकी सारी हमने डॉक्यूमेंटेशन की एंड इवेंचुअली UET मेड इट अल्हम्दुलिल्लाह। तो UET ने अपने, कहते हैं ना, बारिश के पहले कतरे की तरह UET ने तो अपना रोल प्ले कर दिया है। अब आगे जो है इसको हम प्लान करते हैं कि कितनी ख़वातीन आई हैं और उन्होंने इसे ज्वाइन किया है जो इंजीनियर्स हैं स्पेसिफिकली? जी, हमने अभी रिसेंटली इसकी इनॉग्रल सेरेमनी की थी UET में ये लास्ट वीक। तो उसमें तकरीबन 250 to 300 वुमेन इन स्टेम ने हमें ज्वाइन किया था उस अच्छा। वक्त। और अभी क्योंकि ये स्टार्ट है तो हम अभी उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है और वो अभी बढ़ रही है। तो हमारा ये है कि ना सिर्फ हम ख़वातीन इंजीनियर्स को देखें, एक UET ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हम जब तक टीम अपनी नहीं बनाएंगे हम वो शायद अपना पर्पस पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अब वो टीम जो है उसके लिए हमें पार्टनर्स भी चाहिए, हमें स्पॉन्सर्स भी चाहिए। पार्टनर्स जो हैं वो जैसे हमने ये प्लान किया हुआ है कि हम नेशनल कंपनीज़ को, हम इंटरनेशनल कंपनीज़ को हम कांटेक्ट करेंगे। हम उन्हें कहेंगे कि आप जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको नॉलेज पे इन्वेस्ट करें CSR के अंदर। ख़ास तौर पे उनको उस CSR का जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़वातीन इंजीनियर्स की एजुकेशन पे करें, वो हमारे पार्टनर बने। हम अब उनको क्या देंगे, आगे से SWE पंजाब एफिलिएट उनको कैसे फैसिलिटेट करेगा, हम उनको ये करेंगे कि हमारी जो पंजाब एफिलिएट की जो वेबसाइट है वो जो अमेरिकन ओरिजिनल वेबसाइट है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ वुमेन इंजीनियर्स की, लोकल वेबसाइट उस इंटरनेशनल वेबसाइट के साथ लिंक्ड है। ठीक है। तो हम उनके कंपनी के लोगोस वगैरह उस इंटरनेशनल मार्केट में उनकी ब्रांडिंग एक्चुअली करेंगे और उन्हें एक्सपोजर मिलेगा। तो हमें नहीं, टीम अच्छी चाहिए, opportunity है, टीम बिल्कुल चाहिए। तो अब देखते हैं आगे इंशाल्लाह होना चाहिए, बिकॉज अब तो वाकई बहुत ज़रूरत है जैसी इकोनॉमिक कंडीशंस है हमारी। अच्छा जमील, इतनी पर्सनालिटीज़ के साथ इंटरेक्ट किया, इंटरव्यू किया है, कौन सा ऐसा सियासतदान है जो आपको लगता है कि बिकॉज जिन्होंने बीबी का इंटरव्यू किया है वो बीबी की पर्सनालिटी के सहारे से आज तक बाहर नहीं आते, कईयों को नवाज शरीफ पसंद है, आपका पर्सनल लाइक कौन? देखिए, मैंने तो तकरीबन मेरे वन इंटरव्यूज़ जो है ना अच्छे खासे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के साथ हुए हैं, लेकिन द वे माई इंटरव्यू विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज कंडक्टेड, मतलब दैट वाज अमेजिंग। इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे। मैं उनसे बहुत सारे पॉलिटिकल इख्तिलाफात रख सकता हूँ, वो मेरी चॉइस है, लेकिन वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और वो इंटरव्यूज़ किसी को नहीं दे रहे थे। तो उससे पहले कामरान शाहिद साहब ने उनका इंटरव्यू किया था तो बड़ी उनके साथ गर्मा गर्मी हो गई थी कामरान साहब के साथ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का अपने ऑफिस का एक तकद्दुस होता है, भले शख्स से आपको एलर्जी हो, कोई पसंद नहीं भी होता, लेकिन उस ऑफिस की एक जो है ना रिस्पेक्ट होती है, उसका आपको ख्याल रखना होता है। तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई थी और खान साहब को डायरेक्ट उनके नंबर पे भेजी हुई थी। तो तकरीबन इंटरव्यू जिस दिन था उससे 4 दिन पहले रात के 3 बजे, और ये मैंने पूरा शो किया था इसके ऊपर, रात के 3 बजे मुझे वीडियो कॉल आती है एक अननोन नंबर से। मैंने उठा ली, मैंने कहा हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट हो, फैमिली में से कोई हो। तो वो ही वॉज ADC टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ब्रिगेडियर साहब थे। तो वो वीडियो कॉल पे उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर बात करना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे। अब उस वक्त का मुल्क का वज़ीर आज़म वीडियो कॉल पे आ गया, उन्होंने मुझसे मेरा प्रोफाइल पूछा सारा, और कहते मैंने IB से सारी इन्फॉर्मेशन आपकी निकलवा ली है एंड आई केम टू नो कि यू आर फ्रॉम ए मिडिल क्लास और आपने बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहो पूछना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, बट कीप इट इन माइंड दैट आई एम योर प्राइम मिनिस्टर।
उसके 4 दिन बाद मैंने इंटरव्यू किया। जो एक्सपेक्टेड टाइम शेड्यूल था दैट वाज 30 मिनट्स, मैंने 92 मिनट्स का इंटरव्यू किया है। अच्छा, and he sat there for 92 minutes. सर 92 मिनट्स वो बंदा बैठा रहा है और उन्होंने कहीं पर मुझे मुंह बना के ये नहीं कहा कि आप ये क्या सवाल कर रहे हैं। और आखिर में जब मैं उठने लगा तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप अब बाकी भी लोग आपके साथ आके इंटरव्यू करके गए हैं, तो आई होप कि आपको एज एन इंटरव्यूअर मैंने डिसअपॉइंट नहीं किया होगा। तो उन्होंने कमेंट्स दिए थे कि आई रियली एंजॉयड द इंटरव्यू, द वे यू कंडक्ट द इंटरव्यू। और वो 92 मिनट्स का इंटरव्यू पूरा हमने एयर किया था और उसमें बहुत सख्त सवालात भी थे। और उसमें ये वाला जो बड़ी हेडलाइन बनी थी BBC और बाहर के कि मुझे 2 मुल्कों से फंडिंग की ऑफ़र हुई थी, ये खान साहब ने मेरे शो पे बोला था। और उसके बाद कंसिस्टेंटली जब भी कोई मीटिंग कॉल हुई है एंकर्स की, आई वाज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। तो मुझसे मशवरा तक लेते रहे कि जाते वक्त भी आप वहाँ मौजूद थे? जी, 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात जिस दिन खान साहब जा रहे थे आखिरी रात को 7 एंकर्स थे टोटल और आई वाज वन ऑफ देम। आखिरी मोमेंट तक आई वाज देयर विद खान साहब। बाकी आप उनकी पॉलिसीज़ से डिफरेंस रखते हैं, मैंने बड़ी तनकीद की है बीच में उनके ऊपर, शदीद तनकीद की महंगाई के ऊपर। लेकिन अब जब ये लोग आए हैं तो मुझे लगता है कि वो ठीक था, इनसे बेहतर था। मतलब एक ही झटके में 7 दिन के अंदर आपका अब 25 रुपये और बढ़ने जा रहा है पेट्रोल। 90 रुपीज़ किस मुल्क में होता है? पहले तो आप कहते थे वो IMF की गुलामी में 145 कर गया, अब आप IMF की बात मानते हुए कहते हैं कि खान साहब IMF की बातों को पूरा नहीं कर रहे थे, हम करने जा रहे हैं। किसकी बात सुने किसकी ना सुने, उनकी भी गलतियां होंगी, यकीनन पॉलिसीज़ में फ्लॉ होगा, कम इनके, बट आई रियली एंजॉयड सिटिंग विद खान साहब। मतलब अब तो 7-8 सिटिंग्स मेरी उनके साथ हो चुकी हैं प्राइम मिनिस्टरशिप से बाहर निकलने के बाद भी, बट ही गॉट एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। यानी वो एक अच्छा आपका वो रहा। अक्सर Experience लोगों का बिल्कुल उसी तरह रहता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इनसे मजीद बात करते हैं। तो वेलकम बैक। हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई खातून मेल डोमिनेंट सेक्टर के अंदर काम कर रही हूँ, और आई पर्सनली बीइंग अ मदर आई नो कि बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो वो जो डे केयर वाला मामला था वो फिर आपकी यूनिवर्सिटी ने हल कर दिया आपका? जी, वो तो फिर मैंने बताया कि मेरी अपॉइंटमेंट भी इधर हुई और इस वक्त UET में मेन कैंपस में भी डे केयर सेंटर है। सो बीइंग अ चेयरपर्सन, फिर अब आप किस तरह ख़वातीन को फैसिलिटेट करती हैं? बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन ही ख़वातीन को हरासा कर रही होती हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये ना कुछ शायद माइंडसेट अजीब तरह से बने हुए हैं। ऐसा होगा, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो बल्कि ख़वातीन को सपोर्ट जहाँ पे भी करती हूँ, मैं तो कहती हूँ उन्हें फैसिलिटेट करें। कैसे आप उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं? जैसे मैं चेयरपर्सन हूँ तो मैं कैसे फैसिलिटेट कर सकती हूँ? अगर किसी की सबसे बड़ा जो इशू हो सकता है पॉसिबली वो बेबी बर्थ है, छोटे बच्चे हैं, उसने जाना है, आप उन्हें फैसिलिटेट करें कि वो वर्क फ्रॉम होम करें फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि बहुत क्रिटिकल शायद वो वाला एक फ़ेज़ होगा उन मदर्स के लिए, उन ख़वातीन के लिए। तो आप उस स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर उन्हें वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप उन्हें वर्क फ्रॉम होम की दे सकते हैं। आप जो वर्क प्लेस पे उन्हें जिस तरह से फैसिलिटेशन चाहिए, जैसे उन्हें अलहदा प्रेयर रूम चाहिए, वॉशरूम एक बेसिक नेसेसिटी है, वो आप उन्हें प्रोवाइड करें, तो मैं तो सपोर्ट करती हूँ। यानी कि आप वो बारिश का कतरा आप खुद भी साबित हो रही हैं ख़वातीन के लिए। जैसे मैंने पहले कहा है कि हम अभी सब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सब कंपनीज़ हैं, हम उनको भी कहेंगे कि सबसे पहला काम तो इस वक्त सर्वाइवल की जंग है ना उनकी, वो सर्वाइवल के लिए उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ आप दें जो उन्हें चाहिए, जैसे सेपरेट वॉशरूम है, प्रेयर रूम है, कॉमन रूम है, डे केयर सेंटर है, ये बहुत ज़रूरी है। ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जो उन्हें पर्सनल स्किल्स चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए, ये उन्हें पहले दें। बिल्कुल जी, बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जब आप एक पोजीशन पे होते हैं और आवाम को भी पता होता है सियासतदानों के साथ आपका इंटरेक्शन है, बल्कि आवाम समझते हैं कि इनकी तो एक कॉल पे सियासतदान फ़ोन उठा लेते होंगे, बात कर लेते होंगे, सो अवामी इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाता है और लोग फिर एक्सपेक्टेशंस भी लगा लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस हो, कोई मसाइल हों और आपको मसीहा समझ के वो कहते हो कि हमारा मसला ये करवा दें, बट आई नो दैट कि इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि आप किसी सियासतदान को मजबूर कर सके कि काम करा दें? होता है ऐसा? देखें, बहुत कॉल्स आती हैं और फैमिली से, दोस्तों की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हाँ।
फैमिली वालों को तो आप फिर भी समझा लेते हैं ना कि भाई अगर एक बंदा इमरान खान के साथ बैठा है तो इसका इमरान खान मतलब को नहीं हर इमरान काम तो खान नहीं कह काम सकता। करते का एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मुझे ये लग रहा होता है कि ये बंदा डिजर्विंग है और इसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बीच में हमारा एक ड्राइवर था ऑफिस का, वो आ गया मेरे पास, उसने कहा कि जी मेरे बच्चे का पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट है और बहुत लंबी लाइन लगती है और वहाँ पर बड़ी सिफारिश चलती है, वो है भी मेरिट पे। आप सिर्फ अगर एक कॉल कर दें तो एसपी सिटी जो था कामरान आमिर खान, ही इज़ माई क्लास फेलो, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है। वो डेली शाम को घर पे मेरे घर पे आया हुआ होता है, क्लास फेलो, ओल्ड फ्रेंड है। तो उसको मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा यार ये मेरे उसी के सामने कर दिया, मैंने कहा ये हमारे ड्राइवर का बेटा है, इसको काइंडली देख लेना। उसने कहा मैं कह देता हूँ पुलिस में। अब वो इतनी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं ना कि जैसे मैं ही बंदा बैठा हूँ और मैंने ही उसके साइन करने हैं और अभी उसकी नौकरी हो जानी है। तो उसका अपना एक प्रोसेस होता है। उस बंदे ने सुबह दोपहर शाम, मैंने नंबर तो दे दिया, सुबह दोपहर शाम मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया और फिर कॉल्स करना शुरू कर दी। जब तक उसकी अपॉइंटमेंट हो नहीं गई ना तो वो ही वॉज बिहाइंड मी। तो हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और मेरा कोई दोस्त भी है तो उसको मैं एक दफ़ा कह सकता हूँ, 2 दफ़ा, मेरी अपनी भी कोई डिग्निटी है ना कि बार बार मैं कहूँगा। और वो भी चलें आपने किसी हेल्प तो कर दी, लेकिन इससे आपके कल को आपको हेल्प करनी भी पड़ती है। फिर बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको अकोमोडेट करना पड़ता है कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि यार आप मेरी एक रिपोर्ट चल रही है, उसको एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा चलवा दें, चैनल को कह दें, और वो भी मेरे बस में ना हो बाज़ दफ़ा, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो आपकी लिमिटेशंस होती हैं और सियासतदानों से अल्लाह करे ना ही पड़े काम तो बड़ा अच्छा है। वैसे सच्ची बात बताऊँ, मेरा तो आज तक कोई काम नहीं पड़ा, कभी भी मैंने अपनी ज़ात के लिए कभी कोई काम नहीं कहा। इवन मेरी सिस्टर का ट्रांसफ़र का मैटर था, मैंने कहा गो ऑन द मेरिट, अगर होता है तो ठीक है। मैं किसी से, हालांकि मैं कह सकता था, उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे, बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे, मैंने कहा मैं नहीं कहूँगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह दुनिया समझती है कि जर्नलिज्म में कोई लिफाफा जर्नलिज्म भी होता होगा, जिसका मुझे तो कम से कम नहीं पता, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन किसी से फेवर लेना भी मेरी नज़र में यालो जर्नलिज्म का हिस्सा है। एक लिमिट तक अपने दोस्त से तो आप कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज से तो मैं बड़ा नहीं करते। मैं तो 100% जो है ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखता हूँ। अपने अलावा कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है या एंकर है जो आपको हमेशा से पसंद रहा हो, या जैसे आप आइडियलाइज तो ना करते हो बट आपको पसंद हो कि ये बहुत अच्छा शो करते हैं? देखिए, मैं आपको सच्ची बताऊं कि मैंने आइडियलाइज भी किया उनको। पाकिस्तान में वो वाहिद शख्सियत थे, हैं और शायद रहेंगे जब तक उन्होंने एक टिल्ट नहीं लिया, एंड दैट इज़ मिस्टर तलत हुसैन। मतलब मैं हमेशा से उनको एडमायर भी करता रहा हूँ। द वे ही हैंडल्ड द क्राइसिस ऑफ 12th मई, आपको याद होगा आज टीवी पे जब अटैक हुआ था, तो वो उस वक्त से हम आइडियलाइज़ करते थे। ये बहुत पुरानी बात है, 12 मई 2005-06 की बात है। तो उस वक्त से उनको बहुत देखते थे और उनका स्टाइल, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़, उनकी रिसर्च, उनका कंटेंट, हालांकि रेटिंग नहीं थी उनके शो की, लेकिन उनके क्वेश्चन का, हाँ अब भी नहीं। तो तलत साहब जो थे वो, उनको मैं आइडियलाइज करता। फिर उसके बाद 2014-15 में जब उन्होंने पर्टिकुलरली एक टिल्ट लिया ना एक पार्टी की तरफ, फिर मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं इंसान जो वो फिर न्यूट्रल नहीं रहता ना, तो उनसे ज़्यादा मैं अनबायस्ड जर्नलिस्ट आज तक किसी को नहीं समझता। अब भी मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कोई दिल में उनको कोई डेंट लगा है जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह से एक साइड ली है, अदरवाइज वो ऐसे थे नहीं। तो मैं उनको हमेशा लाइक करता रहा हूँ एज ए पर्सनैलिटी। नहीं, 55 की एज में इतना स्मार्ट बंदा, अभी तक स्विमिंग करते हैं और सवालात उनके बड़े जामे होते हैं। खान साहब को भी फिटनेस पे खान साहब तो पॉलिटिकल फिगर है ना जी, स्पोर्ट्समैन है। खान साहब ने बहुत सारे तरीकों से कॉस्मेटिकली अपने आप को फिट रखा हुआ है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये नहीं कंट्रोवर्सी है अभी, इट इज नॉट ए कंट्रोवर्सी, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। मतलब वो करते हैं 70 साल की उम्र में यार, अब 100% बाल होना बड़ा मसला होता है, एवरीबॉडी नोज, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। लेकिन तलत साहब जो है ना, उनकी एक वो है, क्या कहते हैं, नेचुरल ग्रेस है, ग्रे हेयर उनको अच्छे लगते हैं। तो मैं उनको एज एन एल्डर ब्रदर हमेशा, और वो मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जिस तरह खान साहब रिस्पॉन्सिव हैं एज ए पॉलिटिकल फिगर, तलत हुसैन साहब को अभी मैसेज करूंगा ना 30 सेकंड में जवाब आएगा, चाहे मुझे वो लाइक करते हैं नहीं करते, मुझे जानते हैं नहीं जानते। और मैं मज़े की बात, आज तक एक दफ़ा भी नहीं मिला इन पर्सन। अच्छा, नहीं मिला, लेकिन मैं जब भी मैसेज करता हूँ ईद मुबारक का या ये फिर उनकी हम्बलनेस है। बड़े, हाँ, फिर ये मतलब बड़े लोगों की फिर हम्बलनेस है कि अगर वो आपको इतना रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड देते हैं तो सबको करते हैं, आप भी करके देख लीजिएगा। चलिए मैं करके देखूंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सो बीइंग अ चेयरपर्सन, अब आपके मेन क्या गोल्स हैं, कहाँ तक आगे जाना है? मजीद कुछ होता है ना, इंसान ने गोल सेट किए होते हैं। जी बिल्कुल, मैंने एज चेयरपर्सन मैंने एक प्लान किया हुआ है कि 2 चीज़ें हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में
इम्प्रूवमेंट मॉडिफिकेशन। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि स्टूडेंट्स का इंडस्ट्री के साथ लिंकेज जो था ये एक गैप था। मैंने कोशिश की है कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के साथ हम लिंकअप करें थ्रू देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स। समर वेकेशंस में हम उनको इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं, अच्छा, इंटर्नशिप के लिए इंडस्ट्रीज़ में। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमें ये अच्छा टर्नआउट मिला है इंटर्नशिप्स का कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बाद हमने उनको इंटर्नशिप्स को थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को ऑफ़र की हैं। तो एक ये गैप ख़त्म करना इंडस्ट्री और एकेडमिया लिंकेज का। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे ये मेंशन करूँगी कि केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मैं चेयरपर्सन हूँ, तो इसकी फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्यूएस रैंकिंग में ये आया है और पाकिस्तान में ये 24 डिपार्टमेंट्स में ये दूसरे नंबर पे आया है। तो ये जो है दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग सुन के ही बड़ा ड्राई सा सब्जेक्ट लगता है और आप तो उसके चेयरपर्सन डॉक्टर। इसी तरह मेरी सिस्टर ने मैथमेटिक्स में एमएससी किया, एमफिल भी मैथमेटिक्स में। तो मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, मैं यार हमसे मैट्रिक वाला अलजेब्रा नहीं होता था। ये कैसे कर लिया? सुनने में ये आपको लगता है, अदरवाइज आप देखें नहीं ऐसा है नहीं। अगर आप देखें तो फार्मूलेशन है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि आप। बट आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम मेट्रिक केमिस्ट्री। वो जो जब पीरियोडिक टेबल के आप वो बनाने पड़ते थे तो मैं तो उसे रट्टा ही लगा। हमें बायो अच्छी लगती थी। अच्छा, सच्ची बात है। मेरे इंटर में सब्जेक्ट था ना, बायोलॉजी था, बॉटनी, ज़ूलॉजी, लेकिन उसके बाद फिर मैं इस तरफ आया था। यू ऑलवेज वांटेड टू बी इन जर्नलिज्म? अच्छा, you wanted to be doctor? मेरा तो एडमिशन हो गया था जी। अच्छा, सो किंग एडवर्ड में मेरा एडमिशन हो गया था, निश्तर मेडिकल कॉलेज में, 2 जगह मेरा नाम आ गया था। बट आई हैड अ स्टोरी एंड वेरी गुड स्टोरी। पता नहीं आप यू वेंट थ्रू इट और नॉट। मेरे दोनों पेरेंट्स नहीं थे एंड हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया था। बड़ी अजीब सी स्टोरी है, किसी दिन अगर मौका मिला तो आपको सुनाएंगे। So basically this is not wrong that you have explored yourself and explored yourself from the scratch. Yes, from the scratch, from the negative scratch. उस नेगेटिव से भी जीरो पर लाना, अगर आप माइनस में हो, वेरी डिफिकल्ट। जब आपके पेरेंट्स ना हो तो ऑलरेडी आप इमोशनल एक उससे गुजर रहे होते हैं। मेरे ऊपर बहुत सारे चैनल्स ने सक्सेस स्टोरीज की वीडियोस बनाई हैं। मैं तकरीबन 5 साल तो कराची के अंदर, अनलेस के वो मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो रिट्रीव हुई है जर्नलिज्म में आने के बाद, तो मैं कराची के अंदर अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के ऊपर सोता रहा हूँ। सर, मैंने तो बड़ी स्ट्रगल की है। मैं तो उस फेज़ से गुजरा हूँ जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। एंड आई एम द ओनली पर्सन इन द मीडिया जो उस बैकग्राउंड से हिट करके यहाँ तक पहुँचा है और थ्रू आउट A1 ग्रेड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, थ्रू आउट, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और 17 साल की उम्र में मेरी पहली किताब पब्लिश हुई थी। 3 किताबें मेरी 23 साल की उम्र तक पब्लिश हो चुकी थी। और क्या पोइट्री करते हैं आप, शायरी की? पोइट्री। अच्छा, यानी शायरी की 3 किताबें आपकी आ चुकी मेरी हैं, पब्लिश हो चुकी तो मुझे नहीं पता था वैसे आपका ये शायरी वाला। अब भी लिख रहे हैं? अब भी कुछ है प्रोसेस? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा एम था 16 साल की एज में, ये एम था कि जब मैं 28 का हो जाऊंगा तो मेरी 100 बुक्स पब्लिश हो चुकी होंगी। अच्छा, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि दिस इज द ओनली वे आउट टू गेट टू द पब्लिक। ठीक, तो गुजर नहीं गया वो टाइम? सुने नहीं इतना भी मैं बूढ़ा नहीं हुआ, अभी तो 1 आध साल ऊपर हुआ। तो उसमें हुआ ये कि जब मैं मीडिया की तरफ आया तो मुझे लगा कि जो मैं उधर लगा रहा हूँ ना, उस कंटेंट को अगर मैं इधर यूटिलाइज करूँ तो आई कैन अर्न अ लॉट। तो वो वही हुआ फिर, यानी मेरा जो कंटेंट राइटिंग का स्किल था ना, वो स्विच हो गया इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म एंड देन डिजिटल मीडिया की तरफ। लेकिन लिख अब भी रहा हूँ, लिखना नहीं छोड़ रहा। अच्छा, अब वो डिजिटल की तरफ आ गया, मैं उसकी वीडियो बना के डाल देता हूँ। अच्छा, तो हमें कुछ सुनाई दें अपनी कलेक्शन में से जो आपके दिल के करीब हो। कोई दुखी वाला सुनाऊं या ये जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? मैंने जब मैं था कोई 15 साल का, ये मैंने एक नज़म लिखी थी। अच्छा, और फिर मैंने सुनाई एक साहब को। मैंने कहा ये नज़म कैसी है, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा किसकी है, आप कैन यू प्लीज़ जस्ट मेक ए गैस। और ये साहब तो वो कहते हैं, यार इसकी जो वज़न है उससे तो लगता है कि इकबाल है। ये उनके जुमले थे। और उस वक्त में, उस दौर में बच्चों को पता भी नहीं होता शहपर क्या होता है। शहपर कहते हैं शाहीन को। शहपर तेरी उड़ान है मिल्लत की ज़िंदगी, शहपर तेरी उड़ान है मिल्लत की ज़िंदगी, आरज़ू शौक़ की तकमील करके तू, अपने खुदा के हुक्म की तामील करके तू, पैगाम हुब्ब उन्स को आवाज़ करता जा, दरियाओ दश्त गुल को भी हमराज करता जा। अंदाज तेरा मिसल है फारूकी ओ हैदर,
तू कौम का जांबाज है, तू ही तो है शहपर, क्या बात तेरे लहू में दौड़ती है माओ की खुदी, शहपर तेरी उड़ान है मिल्लत की जिंदगी। क्या बात तो ये जो पोएम थी वो बाद में फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको अपने एकेडमी के कोई सिलेबस था उसके अंदर इसको शामिल भी किया। ये मुझे बाद में पता चला कि इसने शहपर शाहीन, क्योंकि शाहीन से मुतालिक थी, तो वो लकी मैं शुरू से ही हूँ। तो मुझे एक दिन किसी ने गूगल करके ना मुझे भेजा, कहता है यार तुझे पता है तेरी अच्छा, नज़्म क्या बट इसके साथ एक पॉइंट जरूर ऐड करें कि लक कम्स विद द हार्ड वर्क, इट्स नॉट ओनली द लक। एब्सोल्युटली। हाँ, यू आर वर्किंग और बहुत हार्ड वर्किंग आप हैं, मेहनत, कंटेंट सब कुछ कर रहे हैं, दैट्स व्हाई लक इज फेवरिंग। जी जी जी, लक भी आपको ऐसे अनड्यू फेवर्स नहीं देती। हाँ, ये अलग बात है कि मैं अगर ज़मीन पे भी पाँव मारता हूँ तो उसमें से चश्मा फूटने लग जाए, ये अलग बात है, ये आपका नसीब होता है कहीं पर, लेकिन वो पाँव भी तो आपको मारना है ना। हाँ, एग्जैक्टली। ये तो नहीं है कि आप रखे रखे चश्मा नहीं। लोग ये ना समझ ले जमील फारूकी लकी है तो फिर वो नई तनकीदी शुरू हो जाएगी, तो है ही लकी, इसके साथ तो अच्छा अच्छा, होता है। लकी मैं हूँ। मुझे एक बात बताएं कि करोड़ों में एक ऐसा बच्चा जो फुटपाथ पे सोता हो 5 साल तक, वहां पर गोलियां चलती हों, और वो ऐसा शहर कराची के जिसमें आपको पता है कि हॉस्टेज बना हुआ था उस दौर में, 2003-4 की बात है, वो आप मारे भी जा सकते थे। हाँ, आप किसी गलत एक्टिविटी में भी पढ़ सकते थे। दिस द पॉइंट कि आपने तो प्रोडक्टिव चीज में अपने आप को जी, एक्सेल किया ना। एक्सेल किया। मैं जिस जगह फिर बाद में रहता था उसी अपार्टमेंट के नीचे सुबह 5 बजे के करीब ऐसे स्ट्रेट फायर्स होते थे, और मैं ना दीवार से लग के ना ऐसे खौफजदा होकर पड़ा रहता था सुबह तक कि यार जब कब ये जाएंगे, क्योंकि हॉस्टेज बनाया हुआ था एक पार्टी ने, तो वो टाइम गुजारा है और फिर उसको फिर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया है। तो लकी तो हूँ, ये तो आप नहीं कह सकते कि नहीं हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा ये कि एक टाइम फ्रेम होता है, एक टाइम पीरियड होता है। मुझे लगता है कि मुझे जो पीक मैं अब देख रहा हूँ, मुझे आज से 10 साल पहले शायद देख लेनी चाहिए थी, जितना मैंने हार्ड वर्क किया था। मुझे इसमें थोड़ा टाइम लगा है, और वो टाइम शायद इस वजह से लगता है कि हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, अल्लाह ने आपको वो दिखाना होता है, उससे अगर आप गो थ्रू करके यहाँ तक ना पहुँचते हो उससे आप ज़ाया हो चुके होते हैं। अच्छा, बहुत सारे आपके ऐसे सर्कल के पीयर्स हैं या लोग हैं, वो कहते हैं कि बेसिकली मे बी यू आर अ नार्सिसिस्ट, इज दैट ट्रू? ये इमेज क्यों रखते हैं आपके बारे में? देखें, ये सक्सेस तभी होती है जब अगर आप अपने आप को ही लाइक नहीं करते और अपनी परफेक्शन को सही अंदाज से टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने का हौसला नहीं रखते, तो दूसरा कैसे करेगा? पहली बात तो ये है। दूसरा तो वैसे ही आपको किसी हाल में लाइक नहीं करेगा। शायद कोई एक आध अच्छा होगा जो कर लेगा, आप बुरा कर रहे हैं तो क्रिटिसाइज करेगा, अच्छा कर रहे हैं तो हसद करेगा। इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में रश्क तो है ही नहीं। तो आप अपने काम पे फोकस करते हुए उसको जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे, अगर वो किसी को नार्सिसिज्म लगता है तो लगता रहे। मेरी नज़र में तो मुझे लगता है कि मैंने एक्सेल किया है और वो एक्सेलेंस जो है नजर आती है काम में। कम से कम अपने आपको शाबाश तो देना। आपके साथ भी ऐसा होता है कि लोग कहते हो कि अब ये पोजीशन पे आ गई हैं तो हसद का फैक्टर हो या इस तरह की चीज़ हो कोई? जी, एक्चुअली इस सिलसिले में ना, क्योंकि पहले इन्होंने भी, सर ने भी बात की थी कि सोशल लाइफ जब ख़त्म हो जाती है, तो क्योंकि वो सोशल लाइफ बहुत कम हो गई है, एक तरह से ख़त्म हो गई है, तो लोगों के जहन में सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि देखा चेयरपर्सन बन गई है, अब जो है प्राउडी हो गई है, अब ये मिलती नहीं है, फ़ोन नहीं उठाती, इस तरह से, तो ये इशू आता है। और यहाँ पे इनकी शानदार शायरी सुन के हम क्योंकि ख़वातीन की बात कर रहे हैं, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं किसी और, मैं ख़ुद तो शायरी नहीं करती, तो मैं किसी और शायर का कोई शेर सुना दूँ ख़वातीन के बारे में। अजब जहर छिड़का है फ़िज़ा में कि लगता है अबर तक किसी पेड़ पे पत्ता न रहेगा। हम यानी ख़वातीन, हम फूल उगाने पे आएँ तो इस रोए ज़मीं पे कोई सहरा ना रहेगा। तो ख़वातीन जो हैं वो सारे काम कर सकती हैं, इसलिए ये जो सोच है ना कि हसद और ये वो, इनको बस इग्नोर करना है, अपने ड्रीम बिग। एक पॉइंट मैं ज़रूर यहाँ पर ऐड करूँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, हमारी सोसाइटी का एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप अगर बहुत अच्छा कर रही हैं ना, तो आपको आपके ट्रैक से हटाने का पहला पॉइंट किसी का ये हो सकता है कि वो किसी के सामने आपकी इतनी बुराई शुरू कर दे कि ओके, ये तो इससे तो बड़ा नार्सिसिस्ट कोई नहीं है। तो एक पॉइंट पे आके सामने वाला यही समझने लग जाता है कि ये ऐसा है, ऐसा ही है। लेकिन उस सारी कोशिश के अंदर वो आपकी जगह ख़राब करके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा होता है। मैंने एक एग्जाम्पल कोट की, एक खातून के सामने किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे की बुराई करना शुरू कर दी कि वो तो ऐसा है, वो तो फ्लर्ट करता है, फ्लैटरिंग करता है और पता नहीं क्या क्या कुछ। और आफ्टर सम टाइम मुझे पता चला कि वही बंदा उसके साथ
हुकअप हो गया। तो वो आप बताएं कि वो किसकी जगह काट के किसके लिए जगह बना रहा था। तो दिस इज द पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और आप जब तक किसी को खुद से इन पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, उसको जज नहीं करते, उसको सुनते नहीं हैं, उसके साथ बैठते नहीं है, टाइम स्पेंड नहीं करते, तो उसके लिए राय कायम ना करें किसी के कहने के ऊपर। दुनिया तो किसी से खुश नहीं है। अच्छा, आज सुबह ही मैंने किसी ने एक शेयर किया हुआ था बड़ा खूबसूरत कि अगर आप मेरे बारे में कुछ समझते हैं ना तो समझ लें और उसमें थोड़ा और नेगेटिविटी बेशक मेरे बारे में ऐड कर दे, बिकॉज आई एम एट दिस पॉइंट कि मुझे परवाह नहीं है। ऐसा ही है, होनी भी नहीं चाहिए। और दुनिया में कोई भी शख्स, सबसे पहले तो आपका रास्ता रोकने वाली अपनी फैमिली होती है कि ये मत करो, ये तुम नहीं कर सकते। टीचर का बेटा टीचर रहेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर रहेगा, सबसे पहले वो रोकते हैं। फिर आपके दोस्त रोक रहे होते हैं आप रास्ता, फिर आपके कलीग्स, वो आपको लग ऐसा रहा होता है कि आपको थपकी दे रहे हैं, लेकिन उनमें से 80% आपका रास्ता रोक रहे होते हैं। तो इसलिए आपका सर्कल इतना कॉन्साइज होना चाहिए। मेरा तो है ही नहीं सोशल सर्कल, मेरा सोशल सर्कल ये सिर्फ फोन है। इस पे मैं राब्ते में हूँ। मैं किसी से ना मिलता हूँ। वो कोसार मार्केट में सारे गैदरिंग लेके बैठे होते हैं, मुझसे गिला है उनका कि ना तू स्मोक करता है, ना तुम किसी ऐसी एक्टिविटी में हो, तुम करते क्या हो, तुम कैसे जर्नलिस्ट हो। तो मेरा फोकस सिर्फ काम के ऊपर होता है और अपने घर में। तो इससे लगता है लोगों को ये बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, खुद पसंद इंसान है। तो होना चाहिए। जो बेटर हाफ है सो उनको भी शिकायत, वैसे आजकल तो वो अमेरिका गई हुई है, लेकिन वैसे शिकायत रहती है अक्सर टाइम मैनेजमेंट की, बिकॉज आप सोशल भी नहीं है। और ये वेरी स्पेस गिविंग पर्सन। उसमें भी आप लकी रहे हैं। वेरी लकी, फॉर्चुनेटली वेरी लकी। और बल्कि शी कंसीडर्स हर सेल्फ लकी। उसकी रीज़न ये है कि मैंने उसको पूरी इंडिपेंडेंस दे रखी है। और उसके साथ साथ इवन मुझे पता चलता है किसी दिन, फ्रॉम ए वेरी रिच बैकग्राउंड, उसके फादर ने अगर किसी दिन डांट दिया तो वो मुझे कहती है कि मेरे फादर ने मुझसे ये बात की है, तो मैं फिर फादर इन लॉ के साथ फड्डा करता हूँ अपनी मिसेस को। क्योंकि आपने मेरी मिसेस को ऐसे क्यों कहा? ठीक है, ये बड़ा बहुत कम लोग होते हैं इस तरह। मैं हालांकि लोगों का जो है ना शॉर्टकट्स के ऊपर बड़ा बिलीव होता है, तो मुझे मेरे फादर इन लॉ ने बहुत कुछ गिफ्ट करने की कोशिश की, मैंने मना कर दिया था। पहले दिन मुझे BMW 2.5 करोड़ की गिफ्ट की थी उन्होंने, मैंने साफ चल ले लेते यार। मैंने वापस कर दी। नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं इतना अर्न कर रहा हूँ अपना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सेल्फ मेड हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। वो तो मुझसे नाराज़ इसी बात के ऊपर हैं कि तुम अमेरिका शिफ्ट हो गए, अपना कोई चैनल शुरू कर लो, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। You want to stay here? Yeah, I want to stay. I've worked very hard for this. I made my way. कितने लोग होते हैं जो मैं अब ये इतना कुछ करने के बाद मैं चला जाऊं और जीरो से फिर से स्टार्ट करूं। यही तो एज है, अब आपका तो चेरिश करने का टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है। बीइंग अ जमील फारूकी, अब जो आपको फॉलो करते हैं या आपको देखते हैं या आपसे इंस्पायर होते हैं, व्हाट वुड बी योर मैसेज? मुझसे एडमिट करवा लिया है बहुत कुछ। हालांकि मेरी इतनी डिटेल मुलाकात आपसे ये पहली नहीं, है। अल्लाह की कसम है, तो आपने पहली दफा कहलवा दिया है मुझसे। कोई बात नहीं, ये मैं अच्छी नहीं बात है। कहता लोगों को पता होना चाहिए साइड, बिकॉज़ द पीपल हु थिंक दैट यू आर अ नार्सिसिस्ट एक्चुअली नहीं, आपने दूसरी, आप मेरी बात समझी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट माय फैमिली। आई नेवर डिस्कस ऑन टीवी। अच्छा, आप कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन अच्छा है, आपकी बेगम को पता होना चाहिए। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, उसको पता है, वैसे उसको पता है, मैंने जानबूझ के इस साइड को छुपा के रखा है। नजर भी लग जाती है ना। हाँ, दिस इज द मेन रीजन। So what message would you give to the youngsters especially who follow you, because I know that social media बहुत सारे लोग आपको admire करते हैं, बहुत सारे youngsters आपको admire करते हैं, so what would be your message to them? सिर्फ और सिर्फ आपने डेडिकेशन के साथ काम करना है। ये मत सोचें कि दुनिया आपके इर्द गिर्द क्या सोच रही है, आपसे मुतालिक क्या राय रखती है। लोग किसी भी हाल में आपसे खुश नहीं होंगे। अगर आप पैरालाइज्ड भी हैं ना, मैं आपको बता सकता हूं कि आप कोई बड़ी मैराथन रेस विन कर सकते हैं अगर आपकी विल पावर है तो। और ड्रीम बिग। जिस दिन आपने अपने ड्रीम्स को हाई कर लिया, अगर 100 का आपने टारगेट रखा है, आप 90 नहीं ले सके तो आप 70 ज़रूर ले लेंगे। लेकिन अगर आपने टारगेट ही 33 का रखा है तो आप ग्रेस मार्क्स से ही पास हो सकेंगे, उससे ऊपर नहीं जा सकेंगे। तो ड्रीम बिग, बस ये आप करते हैं। बिल्कुल सही। मैम, व्हाट डू यू वांट टू से टू द वुमेन जो थोड़ा सा डरती है हर काम करते हुए या उन्हें बहुत बैकलैश मिलता है? अच्छा, मैं इन्हीं के मैसेज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ। ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप नहीं करना चाहिए। और ख़वातीन के लिए मैं ये मैसेज दूंगी कि ख़वातीन हर तरह का काम कर सकती हैं। मैं समझती हूँ कि वो एक सफ़ेद रंग की तरह है। जैसे सफ़ेद रंग को आपने डाई करना है, सुर्ख रंग में कर लें, सब्ज़ में कर लें, नीले में कर लें, वो इतनी खूबसूरती से उसको एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर कि वो ही रंग बन जाता है। तो ख़वातीन भी हर तरह का प्रोफेशन, चाहे वो इंजीनियरिंग का है, नॉन इंजीनियरिंग का है, वो हर तरह का प्रोफेशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती हैं, उसमें परफॉर्म कर सकती हैं।
तो बस मैं यही कहूँगी कि ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। बहुत शुक्रिया आपका। सो इट्स एन इंडीड नाइस मीटिंग यू। बहुत शुक्रिया जमील आपका। Likewise, boss. और बहुत अच्छा लगा बिकॉज अक्सर हम इन्हें टीवी पे तो देख रहे होते हैं, बट पर्सनल लाइफ में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। आज जिस तरह मुझे पता चला कि शायरी, मैं सोचती थी शायद कहीं से कॉपी पेस्ट लगाया होता है, बट आज 17 साल की उम्र में पहली किताब। हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज उनसे मिलके और इनके इस पहलू को जान के। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। इन्हें मैं खुदाफिज कहूँगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। आपसे हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब आपको मिलवाएंगे आज की इंस्पायरिंग वुमेन से। तो जनाब, मेरे साथ आज एक एथलीट और एक प्लेयर मौजूद हैं और जिनकी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अफशा नौरीन से। ये हॉकी प्लेयर हैं और फीमेल हॉकी चैम्पियनशिप टॉप स्कोरर रही हैं। इसके अलावा बेस्ट प्लेयर और सिल्वर मेडलिस्ट सुरजीत सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट में रही हैं। बाहर भी जा चुकी हैं। फर्स्ट फीमेल हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाके खेला है। प्लेयर ऑफ द ईयर ये रही हैं 2018-19 और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से भी इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर करार दिया गया है। और भी बहुत कुछ इन्होंने किया है। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ये। सो इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह इनका ये सफ़र शुरू हुआ, बिकॉज बीइंग एन हॉकी प्लेयर इज़ नॉट एन ईजी जॉब। बहुत शुक्रिया अफशा आपका। वेलकम टू द शो। आप प्यारी भी माशाल्लाह बहुत हैं। सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड? शुरू से शौक था हॉकी खेलने का? हॉकी मुझे खेलने का शौक़ था। हॉकी का शौक़ इसलिए हुआ क्योंकि हमारी नेशनल गेम है और फिर मैं गोजरा से बिलोंग करती हूँ जो हॉकी के लिए माना जाता है। अच्छा। तो इसलिए मुझे हॉकी का शौक़ हुआ। और मेरी फैमिली में मेरे भाई भी खेलते हैं, वो क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान से खेल चुके हैं, एहसान आदिल। तो भाई को देख के स्पोर्ट्स में आने का शौक़ हुआ और गोजरा में रहते हुए हॉकी खेलना ज़्यादा ईजी लगा तो हॉकी खेलना शुरू कर दिया। अच्छा, गोजरा शहर ज़ाहिर बात है इतना बड़ा शहर तो नहीं है, तो मुश्किल होता होगा वहाँ पे लड़कियों का इतना एक्सपोजर, वो भी हॉकी जैसी फील्ड के लिए। कोई चैलेंजेस फेस किए आपने? नहीं, हॉकी गोजरा में बहुत इजी था खेलना क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां खेल रही थी पाकिस्तान से। जब मैं पाकिस्तान टीम में मेरी सिलेक्शन हुई जूनियर टीम में, उसमें 10 से 11 लड़कियां ऑलरेडी थीं गोजरा से। और अगर सीनियर टीम में देखा जाए उसमें भी 11 से 12 लड़कियां थी पाकिस्तान टीम में। तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था हॉकी खेलना। मैंने स्कूल की टीम थी, स्कूल की टीम से शुरुआत की और उसके बाद कॉलेज की टीम से खेली हूँ। मेरी जूनियर टीम में सिलेक्शन हो गई, जूनियर से उसी साल में मेरी सीनियर टीम में सिलेक्शन हो गई। चैलेंजेस की जहाँ तक बात है वो तो होते हैं फीमेल्स को, स्पेशली जैसे हमारी सोसाइटी में हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, फैमिली में होते हैं। और मेरे तो भाई भी खेलते थे उस चीज़ को लेके कि लड़कियाँ नहीं खेलती, ये खेलना सिर्फ लड़कों के लिए होता है। ये चैलेंजेस थे लेकिन उनको फेस किया क्योंकि स्टार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। आई थिंक कि जब आपके गोल्स बड़े होते हैं तो आप उन चीज़ों को जब आप टैकल करते हो तो आप में और ज़्यादा जो है वो हिम्मत आ जाती है। तो बस वही चीज़ें थी, कुछ बातें सुनी सबकी लेकिन उनको दिल पे नहीं लिया, दिमाग पे लिया कि कुछ करना है लाइफ में, जो चीज़ सोची हुई है वहाँ तक पहुँचना है। अच्छा, तो अफशा भाई ने ये नहीं कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ तुम क्रिकेट ही खेलो, तुम क्या हॉकी में पड़ गई हो? नहीं, भाई ने ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हॉकी भी ना खेलो। लड़कियां नहीं खेलती जिस तरह से सुनते हैं हमारे, यानी आपको घर से मज़ामत का सामना करना पड़ा? बिल्कुल ऐसे ही है। स्टार्ट में ये चीज़ें हुई लेकिन जब मैंने पाकिस्तान टीम से खेला उसके बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट ही मुझे भाइयों की थी। शायद उनको ये लगता था कि ये उस लेवल तक नहीं खेल सकती, ये नहीं जा सकती है, शायद सिर्फ शौक के लिए खेलती है। क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी भी थी तो थोड़ी लाडली भी थी, ज़िद करके भी खेली। लेकिन जब जैसे जैसे उन्होंने देखा मेरी अचीवमेंट्स को देखा, फिर सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी उन्हीं की थी। तो अब तक का ये सफ़र कितना चैलेंजिंग रहा या कितना सपोर्टिव रहा, कितना अच्छा रहा? बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए क्योंकि पाकिस्तान टीम से जब मैं खेल रही हूँ उसमें भी 1-2 चीज़ें हुई, टीम से भी ड्रॉप हुई, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मैंने सोचा हुआ था मैंने वर्ल्ड वाइड हॉकी खेलनी है। तो उसके बाद मैंने लीग्स में अप्रोच करना शुरू किया क्योंकि हमारी टीम जो वुमेंस हॉकी है उसमें हमारा जो मतलब लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है। तो हमारी टीम की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है कि हम किसी को अपनी टीम का बताएं और चले जाएं खेलने। उसके लिए मुझे इंडिविजुअल अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ी, अपनी वीडियोस भेजनी पड़ी। फिर मैं लीग खेलने गई 2018 में, ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग खेली मैंने, जो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि पहली दफ़ा मैंने उस लेवल की हॉकी खेली थी।
वहाँ जाके मैं खेल रही हूँ तो मेरे लिए वो एक नया स्टार्ट था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने अभी हॉकी शुरू की है, क्योंकि उससे पहले मैं पाकिस्तान खेल चुकी थी, लेकिन फिर भी एक जो वो लेवल था वो एक टोटली चेंज था। वहाँ पे मैंने ये सोचा कि मैंने सीखना है, खेलना कम है, मैंने सीखना ज़्यादा है, क्योंकि वो मेरी पहली लीग थी। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, मैंने ट्रेनिंग भी एक्स्ट्रा में ली, मैं बच्चों को कोचिंग भी कराती थी, खुद भी खेलती थी, और मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के ट्रेनिंग भी लेती थी वहाँ पे, इसलिए कि मुझे सीखना भी था, मुझे शौक़ था इस चीज़ का। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मेरा वो काफ़ी अच्छी मेरी वो लीग गई। उसके बाद मैं वापस आई, फिर मेरा माइंड ये था कि मैंने अब कहीं और जाना है। अच्छा, मैंने कहीं और जाके हॉकी खेली है, क्योंकि मुझे शौक है मैं पूरी दुनिया में हॉकी खेलूँ। फिर मैं इंग्लैंड गई, क्योंकि मुझे वहाँ से ऑफ़र हुई, मैं इंग्लैंड चली गई, और वहाँ पे मैं बेस्ट प्लेयर भी हुई, क्योंकि वो मेरा जो एक सीखने का सफ़र था वो ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ और यहाँ पे करने का मुझे टाइम मिला। और मैंने मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा फील हुआ, मुझे बड़ा अच्छा माहौल मिला वहाँ पे इंग्लैंड में। और वहाँ पे जब मैं खेली और मैं पाकिस्तान वापस आई, लेकिन आप बिलीव करेंगी मेरे मतलब मुझे वो फील नहीं आया जो मुझे पाकिस्तान टीम से खेल के आता है। वहाँ पे मेरे टीम में सबसे ज़्यादा गोल थे, लेकिन पाकिस्तान टीम में एक गोल करना वहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल होने से फिर भी बेहतर है। मैं कहती हूँ कि वो जो फ्लैग होता है आपकी शर्ट पे, जब आप वो पहन के खेलते हो तो आपकी एनर्जी और होती है, तो वो एक ऐसा प्राउड मोमेंट होता है कि वो आपको कहीं पे भी और फील नहीं होता। तो मेरी हमेशा विश है कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए खेलूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आऊँ। अच्छा, तो अफशा, इतना आप माशाल्लाह आपका एक्सपोजर है, सारा कुछ है, तो बाहर भी खेल कर आई हैं, क्या समझती हैं कहाँ पे वो कमज़ोरियाँ हैं जो पाकिस्तान हॉकी स्पेसिफ़िकली गर्ल्स को आगे जाने नहीं देती? क्योंकि हमारे पास हॉकी में बहुत सारे मेडल्स हैं, लड़कों की साइड से आए हुए, हमारे पास 4 वर्ल्ड कप हैं, ओलंपिक्स के हैं, तो हम लोगों ने कभी फीमेल हॉकी पे उस तरह से हमने तवज्जो ही नहीं दी। हमें ये लगता है कि अगर हॉकी के रिवाइवल की हम बात करते हैं तो हमेशा हम मेल साइड पे जाते हैं, कभी हम फीमेल साइड पे नहीं जाते। हमें मेडल वापस लाना है, उसकी शर्त नहीं है कि वो लड़के लाएं या लड़कियां लाएं। लड़कियां अब आप देख लें कि हर फील्ड में बहुत आगे हैं, पहाड़ों तक लड़कियां जा रही हैं, तो ये तो फिर हॉकी है। तो हम लोग उस तरह से शायद इस गेम को, लड़कियों की हॉकी को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे, उसकी वजह से हम लोगों की टीम जो है, अभी क्वालिफाई राउंड हो रहा था इंडोनेशिया में, वहाँ पे भी हमारी टीम नहीं गई। तो ये जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, जब आप ये नहीं खेलोगे तो आप बड़े इवेंट नहीं खेल सकते। तो आप समझती हैं कि हुकूमत को इसकी सरपरस्ती उसी तरह करनी चाहिए जिस तरह मेल डोमिनेंट मेल गेम्स? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। जैसे अब आप देख लें क्रिकेट में वुमेन जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी उसी तरह से सपोर्ट किया जाता है, उनकी भी अब टूर्नामेंट ज़्यादा हो रहे हैं, लीग हो रही है, उनको फॉरेन कोचेज़ मिले हैं, तो उन्होंने इम्प्रूव किया है। अभी रिसेंटली उन्होंने सीरीज़ जीती है, तो मैं होपफुल हूँ कि ये तो हमारा नेशनल गेम है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब हम हिम्मत नहीं हारे, हम खेलना नहीं छोड़े, अगर हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, हम खुद से चांस ले रहे हैं, खुद अपनी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, तो मैं होपफुल हूँ कि आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर होंगी। या सो बीइंग अ वुमेन प्लेयर, आप कैसे फैसिलिटेट करती हैं उन बच्चियों को, या सिखाती हैं पाकिस्तान में भी उन बच्चियों को कि वो आएँ और इस गेम में हिस्सा डालें अपना? अभी तो पाकिस्तान में जो वुमेन्स की हॉकी है वो उसका इतना वो वाला लेवल नहीं है कि और बच्चियां आएँ, क्योंकि जब आप उसको मीडिया में और टीवी पे उसको कवरेज नहीं देंगे तो लोगों को कैसे पता होगा कि वुमेन्स भी हॉकी खेलती हैं। बहुत जगहों पे ऐसे होता है, जब मैं बताती हूँ कि मैं हॉकी प्लेयर हूँ तो वो कहते हैं अच्छा पाकिस्तान की भी टीम है हॉकी की। तो मतलब ये हमारे लिए एक बड़ी एम्बैरेसिंग चीज़ होती है मेरे लिए, जब स्पेशली मुझे ये कहा जाता है अच्छा वुमेन्स की टीम है हॉकी की। तो मेरा तो खुद ये क्वेश्चन होता है हमेशा सबसे कि क्यों हम उस तरह से सपोर्ट नहीं करते हॉकी को, जब नेशनल गेम है तो हॉकी भी, वुमेन्स हॉकी भी नेशनल गेम में ही आती है। हम क्यों बेगानों वाला सलूक करते हैं वुमेन हॉकी टीम से? लोग आना चाहते हैं, फीमेल्स आना चाहती हैं, क्योंकि हॉकी एक स्मार्ट गेम है। क्योंकि जब मैंने भी शुरू की मुझे भी ये लगता था कि मुझे स्मार्ट भी दिखना है, मुझे खूबसूरत खेलना है। तो हॉकी एक स्मार्ट गेम है, उसमें आप खेलते हुए आपने देखी होगी हॉकी, बाहर की हॉकी भी, लीग्स वगैरह भी, लड़कियां बड़ी स्मार्ट नज़र आती हैं उसमें। वो एक अच्छी गेम है और 60 मिनट की है, उसमें आपको पूरा पूरा दिन भी नहीं लगता, तो वो एक इंटरेस्टिंग गेम है। लेकिन जब तक लोगों को दिखने में नहीं मिलेगी तो कैसे लोग आएंगे हॉकी में? जब उनको पता नहीं होगा कि फ़ीमेल की टीम है तो किस तरह से लड़कियाँ आएंगी? काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है, हमारे हॉकी में बहुत बड़ा नाम है अख्तर रसूल साहब, उन्हीं के ग्राउंड में मैं वहाँ पे खेलती हूँ। मुझे ग्राउंड में भी स्ट्रगल हुई जब मैंने जाके खेलना शुरू किया, क्योंकि मैंने पाकिस्तान को खेल लिया, मैंने लीग्स खेल ली, उसके बाद मुझे ये था कि मैंने इससे भी अच्छी हॉकी खेलनी है, इससे भी अच्छा सीखना, उससे मुझे अपने से अच्छे लोगों में खेलना था। फिर मैंने जाके लड़कों में ट्रेनिंग शुरू कर दी और मैं लड़कों में ट्रेनिंग करती हूँ। मुझे उसके बाद मुझे वहाँ पे भी ये फेस करना पड़ा कि लड़की नहीं खेल सकती, एक लड़की इतने लड़कों में नहीं खेल सकती।
तो मुझे 2-3 दफ़ा मना कर दिया गया उस ग्राउंड में खेलने से कि आप यहाँ पे ना आया करो, तो यहाँ पे परमिशन नहीं है, यहाँ पे लड़कों की ट्रेनिंग होती है। फिर मैं कहती हूँ कि मेरे खेलने का सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने मुझे कहा कि मुझे खेलते हुए देखा, एक दिन मैं ट्रेनिंग करी थी, वो ग्राउंड में आए तो मैं एक साइड पे अपनी ट्रेनिंग करी थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ने क्या खेला। जब मैंने उनको बताया वो इतने खुश हुए, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये तुम्हारा अपना ग्राउंड है, तुम जब मर्जी आओ, जब मर्जी यहाँ पे खेलो, सुबह खेलो शाम खेलो, आपको कोई मना नहीं करेगा। फिर अगले दिन वो अपनी बेटी को लेके आए, बहुत छोटी सी उनकी बेटी, उसको लेके आए, कहते मैं चाहता हूँ ये भी तुम्हारी जैसी प्लेयर बने, इसको हॉकी सिखाओ। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि देखें अगर सब लोग इस तरह से हॉकी को सपोर्ट करेंगे तो कैसे हॉकी जो है वो वापस नहीं आ सकती पाकिस्तान में। इतने माशाल्लाह आपने मेडल्स लिए हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर है, हुकूमती सरपरस्ती कभी मिली, हुकूमती एप्रिसिएशन कभी मिली? नहीं, कभी भी नहीं। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैं हॉकी प्लेयर हूँ या हॉकी टीम है पाकिस्तान की। बड़े अफसोस से ये चीज़ें कहनी पड़ती हैं क्योंकि हम लोगों ने इतना, मैंने स्पेशली अपना इतना टाइम दिया, 10-12 साल दिए हॉकी को, लेकिन फिर भी जब एंड पे आपने पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया, आपको लोग नहीं जानते, तो उस चीज़ को लेकर बड़ा अफसोस होता है कभी कभी। तो ये यानी कि आपको लगता है कहीं ना कहीं डिस्करेजिंग हो जाता है? नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी यही है। तो कभी भी इस चीज़ को लेके अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो डिसहार्ड हो जाओगे, तो उन चीज़ों का जो इफेक्ट है वो आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। तो मैं कभी भी ये चीज़ें नहीं सोचती, मैं फिर भी अपनी मेहनत, अभी भी मैं वही बात कर रही थी कि मुझे जाके ट्रेनिंग पे भी जाना है क्योंकि हमारे अभी कुछ प्लेयर खेल के थोड़ा घबरा नहीं जाती फिर इतनी चिलचिलाती धूप में, गर्मी में ट्रेनिंग करनी पड़ती है? नहीं, धूप में कभी भी जो है वो फील नहीं होता क्योंकि मुझे लगता है कि शायद धूप से और एनर्जी मिलती है क्योंकि जब आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही अच्छा कर सकोगे। जब आप पहले से उस चीज़ को फील करोगे तो आप वो नहीं कर सकोगे जो आप करना चाहते हैं। वो लड़कियां जो हॉकी खेलना चाहती हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? लड़कियों के लिए, ओवरऑल लड़कियों के लिए मेरा मैसेज है कि देखें आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, आप उसके लिए मेहनत करो। जिस तरह से मेरा गोल था कि मैंने हॉकी खेलनी है, वर्ल्ड वाइड खेलनी है, हमारी टीम नहीं थी, मैंने लीग्स को अप्रोच किया, मैंने मेहनत उतनी ज़्यादा कर दी, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कर नहीं सकते लाइफ में। और मेरा पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें क्योंकि अभी तो लड़कों के शाना बेशाना वो जा रही हैं, तो आपकी जो सपोर्ट होगी वो उनको और स्ट्रॉन्ग कर देगी और कभी भी वो किसी भी मसले से नहीं घबराएंगे। बिल्कुल, और एट द एंड आप ही का नाम रोशन करेंगी, मुल्क का तो करेंगी लेकिन मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑल्सो। बहुत शुक्रिया अफशा, बेशक आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, हमारे लिए इंस्पायरिंग वुमेन की भी हैसियत रखती हैं और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर गेम्स। और हम अफशा को इसी तरह राइज और शाइन करते हुए देखेंगे और इन्हें हम खुदाफिज कहेंगे और आपसे मैं ब्रेक की बात करती हूँ। वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट फैशन क्रेज की जानिब। तो जनाब जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वो है आमिना अली। बेसिकली शी इज़ अ मॉडल एंड एन एक्ट्रेस। वेलकम टू द शो आमिना। तो सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करती हैं, एक्टिंग करना या मॉडलिंग करना? मॉडलिंग भी और एक्टिंग भी। देखिए काम तो वही होता है जो आप एंजॉय करके करें और उसी में मज़ा आता है। एक्टिंग के लिहाज से कौन से प्रोजेक्ट्स आपके आजकल हो रहे हैं? अभी मेरे टीवी प्ले भी हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कुछ पेंडिंग भी पड़े हैं। आपको पता वो कोरोना की वजह से कुछ हो गया था, अब काफ़ी कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी चल भी रहे हैं कुछ। जी, फिर दोबारा से चल रहे हैं। अच्छा, मॉडलिंग के लिए स्पेसिफिकली जो बच्चियाँ आना चाहती हैं उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगी? कहाँ से शुरू करें, किस तरह स्टार्ट करें अपना करियर? किस तरह से स्टार्ट करें? देखिए वैसे तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे यहाँ, ना तो कोई एक्टिंग का है और ना मतलब कोई मॉडलिंग का है। ये तो इसी तरह से है कि आप मेहनत करो और आगे आओ। अब जैसे जैसे आप आते हो उस फील्ड में, फिर सीखते हो, आगे आगे आपको नए से नया प्लेटफॉर्म मिलता है और फिर आगे आपको मिलते जाते हैं आगे आगे रास्ते। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक समझती हैं आप, कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो गाइड कर सके? जी बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। आप जब आई तो आपको कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ी? मैंने तो बहुत मुश्किलात फेस की लेकिन मैं घबराई नहीं, बिल्कुल भी घबराई नहीं। और मैं अभी भी और मॉडलिंग इतनी मुश्किल नहीं है, एक्टिंग बहुत मुश्किल है। अच्छा जी। सो आप समझती हैं एक्टिंग कहीं से सीख रही हैं आप, कहीं कोई इदारे से सीखा है आपने या सोचती हैं कि सीखूंगी? नहीं, सीखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हमारे कुछ ऐसा हो कि जहाँ से हम क्लासेस ले सकें, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वही है कि आप इस फील्ड में आ जाते हो, फिर साथ साथ सीखने को ही मिलता है। जब आप अपने सीनियर्स के साथ काम करते हो तो फिर साथ साथ बस सीखते रहते हो, यही है।
सो बस हमेशा मैंने तो सीनियर से ही सीखा है। अच्छा, सो हमेशा से ये सोचा था कि यू वांट टू बी अ मॉडल एंड एक्ट्रेस? जी, मुझे ना शुरू से शौक़ था। मैं शुरू से जब छोटी होती थी ना तो नेल पेंट लगाना और स्कूल जाना और टीचर से मार भी खाती थी, बट फिर भी मैं वो हाथ छुपाने और ये ऐसे करना, घर आके उतार देनी डेली नेल पेंट उतारना और फिर दूसरे दिन फिर नेल रखना, फिर जाके आगे घर फिर लगाने बैठ जाना। वो मुझे एक शुरू से ना ऐसा था कि मैं मतलब देखती थी सबको और मुझे था कि हाँ मैं भी ऐसे करूँगी। और वो दुपट्टे की जैसे बच्चियाँ करती हैं, साड़ी बांध ली, यूँ किया और यूँ किया, बस इस तरह से था मुझे शौक़ कि मैं आई हूँ, खड़ी हुई, स्टाइल किया, ऐसे किया, ऐसे किया, बस मुझे शौक़ था और मैं बस आ गई। सो मॉडलिंग में बहुत सारे हमारे पास ऐसे नाम हैं फीमेल्स में जो बहुत सक्सेसफुल हैं, किसको आइडियलाइज करती हैं? मैं ईमान अली को और आमना हक, बहुत मेरी बहुत फेवरेट हैं वो। और दोनों ही अब थोड़ा सा किनारा कश हो गई हैं जी, मॉडलिंग की बिल्कुल फील्ड ऐसे से। तो आपको आपके लिए इंस्पिरेशन है। जी। तो कौन से प्रोजेक्ट मॉडलिंग में अब तक आप कर चुकी हैं और पाइपलाइन में हैं? काफ़ी किए हैं और अभी तो आपको पता है अभी इतने कोई शोज़ नहीं हो रहे, बहुत कम हैं, तो वो फिर जहाँ पे भी कहीं हो तो कर लेते हैं, कराची, लाहौर, जहाँ पे भी, इस्लामाबाद, कहीं पे भी हो तो फिर कर लेते हैं, बस जहाँ पे मिल गया, यहाँ पे नसीब। सही। तो ट्रैवलिंग भी इसके प्रोजेक्ट्स के लिहाज से आपको करनी पड़ती होगी, तो कौन सा इलाका पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा आपको अपील करता है, यहाँ पसंद है? मुझे तो सबसे ज़्यादा लाहौर ही पसंद है। अच्छा, लाहौर पसंद है। आप बेसिकली लाहौर शहर से ताल्लुक़ जी, रखती हैं। बिल्कुल। सही। तो जो बच्चियाँ इस फील्ड में आना चाहती हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह इसको अपनाएं, पढ़ाई मुकम्मल करें या फिर अपने शौक़ को परसू करें? नहीं, सबसे पहले तो पढ़ाई जो है, आपकी एजुकेशन है, उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने नहीं की, मैंने छोड़ दिया, बट ज़रूरी है। फिर उसके बाद कोई भी आपका शौक़ है या आप कोई भी कुछ भी करना चाहते हो, फिर उसके बाद आप उसको अपनाएं। ठीक है। फ़ैशन के हवाले से आपको फिट रखना बहुत ज़रूरी होता है। उस Yes. तरीके से क्या आप टिप्स देना चाहेंगी, किस तरह अपने आप को मेंटेन रखें जो स्पेसिफिकली मॉडलिंग करना चाहती हैं? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका स्लिम होना बहुत ज़रूरी है मॉडलिंग के लिए। तो उसके बाद बस खाने पीने का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, जो हम वो सोच के खाते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे थोड़ा मतलब थोड़ा खाते हैं। खाते सब कुछ है, हाँ, बिल्कुल। पोर्शन कंट्रोल में जी। आप खाते हैं। हाँ, ठीक है। कंट्रोल और में। बेहतरीन स्किन, बिकॉज यू हैव अ ब्यूटीफुल हेयर, उसके लिए फिर क्या टिप्स आप शेयर करना चाहेंगी? मेरे जो ये मुझे विरासत में मिले हुए हैं ये एक्चुअली मेरी मम्मा की तरफ से हैं, मेरी मम्मा के और मेरी सिस्टर्स के, सबके हमारे हेयर अच्छे हैं। मैं ऐसा कुछ भी कोई स्पेशली यूज़ नहीं कुछ भी करती ना। अच्छा, मॉडलिंग के लिहाज से आप क्या समझती हैं आजकल ईस्टर्न वेयर में क्या ट्रेंड्स इन हैं? बिकॉज आपका तो शोबा यही है फ़ैशन के साथ जुड़ा हुआ। जी, आजकल जो है ये जो मैं पहन के बैठी हूँ, इस तरह के लॉन्ग ड्रेसेस लॉन्ग ड्रेस, और आजकल वैसे भी लॉन्ग शर्ट्स का भी ट्रेंड आ गया है। ट्रेंड है। और कलर्स क्या समझती हैं, कौन से ज़्यादा इन हो रहे हैं? इन जो रहे, मैं तो थोड़ा लाइट ही पसंद करती हूँ, बाकी वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप क्या लाइक करते हैं। बिल्कुल सही। वो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होता है या फिर आपकी चॉइस के हिसाब से होता है। बिल्कुल सही। जी। बहुत शुक्रिया आपका आमिना। Thank So, you. indeed, आप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, और हम आपको अक्सर अब एक्टिंग करते हुए भी देखेंगे। तो नाज़रीन, इसके Thank साथ हम एक ब्रेक लेते हैं। आमिना को खुदाफिज कहते हैं, बट आपने कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने एक फूड वेंचर का आगाज़ किया, और बेसिकली ही इज़ प्रमोटिंग द पाकिस्तानी कुजीन और पाकिस्तान की कल्चरल वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस सेटअप का आगाज़ किया। लाहौर के अंदर जुनून के नाम से इनकी फ़ूड चेन भी है और होटल भी है, बहुत अच्छा है, मैं ख़ुद भी विज़िट कर चुकी हूँ। सो बेसिकली ये CEO हैं जुनून रेस्टोरेंट के। अदील चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो अदील। Thank you. सो जुनून क्यों शुरू किया, क्या सोच जहन में आई? बिकॉज बहुत सारे नौजवान अक्सर सोचते हैं ना कि कोई और बिजनेस वेंचर शुरू कर लें, कुछ और कर लें, बट एक्चुअली जुनून इज़ प्रमोटिंग द पाकिस्तानी फूड, सो जी। व्हाई? अच्छा, जुनून जो नाम है वो इटसेल्फ जुनून का मतलब पैशन, ठीक है। जुनून और खाने का पैशन है। आई थिंक पाकिस्तानियों के अंदर, पाकिस्तानियों की रगों में खून से ज़्यादा खाना दौड़ता है मेरे ख्याल में। तो और पाकिस्तान, फूड इज़ दी ओनली एंटरटेनमेंट लेफ्ट इन पाकिस्तान नाउ। तो और रेस्टोरेंट जो है वो बहुत टाइम से मेरे दिमाग में फंसा हुआ था और मैंने करना था, और फूड इज़ माई पैशन।
और आई वॉज इन द रॉन्ग फील्ड बिफोर, तो आई वॉज इन दुबई बिफोर, तो वहाँ से आई केम बैक टू पाकिस्तान. आई सॉ अ लॉट ऑफ गैप, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अ लॉट ऑफ गैप जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, जहाँ पे खाने को हाईलाइट करने की ज़रूरत थी. पाकिस्तानी फूड वाज नॉट प्रमोटेड एज इट शुड बी. तो और मेरा शौक था ये, तो आई केम बैक टू पाकिस्तान. आई स्टार्टेड दिस वेंचर, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में कोई 8-10 सालों से था, अच्छा, इतना और पुराना. मैं कर नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ वर्क कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ अदर मसरूफियात. फिर मैंने कहा पाकिस्तान अब आ गए हैं. मैंने आई वॉज अ रियल्टर एंड इनटू कंस्ट्रक्शन, तो मैंने कहा कि जहाँ पे अब इंजॉय करें उसको एज ए प्रोफेशन भी लें, और जहाँ से बाकी मेरे शौक़ भी पूरे हों, जहाँ से पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज जो, और जो पाकिस्तान की कुजीन पूरी दुनिया में पॉपुलर है, पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया से बाहर बैठे हो देख रहे होते हैं कि क्या पक रहा है, क्या खा रहे हैं लोग, लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं पाकिस्तान के विज़िट को. तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फूड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, जी. तो अगर हम आपसे ये पूछें कि जुनून में क्या डिफरेंट है जो बाकी जगहों पे नहीं है, वो क्या हो सकता है? ये जुनून में डिफरेंट ये है कि वो जुनून जो है वो जुनून है खाने का, ठीक है. इट्स नॉट ओनली अ रेस्टोरेंट, इट्स अ होल वाइब. और वहाँ पे मैं पर्सनली इन्वॉल्व होके आई मेक श्योर कि जुनून के थ्रू लोगों को खाने का पता चले, लोगों को नॉट ओनली एज अ रेस्टोरेंट, लोगों को पाकिस्तानी खाने का पता चले. बेशक कस्टमर ना आए, जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनको डिफरेंट रेसिपीज़ पता चलें. हम लोग अपने रेस्टोरेंट की जो मेन मोस्ट सेलिंग आइटम है, हॉट सेलिंग आइटम, उनकी रेसिपीज़ भी ऑनलाइन दे रहे होते हैं, शेयर कर देते हैं जी, फॉर द जी, पब्लिक. जी, जी. If तो you ये go तो on आपके my लिए नुकसान Instagram- नहीं है, बिकॉज यू आर गिविंग योर. नहीं है. आप सरप्राइजिंगली अल्लाह ने और बिजनेस बढ़ा दी है. अच्छा, सो आई एम गिविंग आउट द रेसिपीज़ ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई फेसबुक, और लोग उसको फॉलो करें. ऑब्वियसली फूड लोग मेरे ख्याल से ख़वातीन घर में बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं. मेरी फुप्पो हैं, मेरी अम्मी हैं, जो बिरयानी ऐसी ऐसी ज़बरदस्त बनाती हैं, कढ़ाइयाँ बनाती हैं जो शायद मैंने कहीं ना खाई हों. लेकिन लोग बाहर खाने के लिए, पूरा एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, फैमिली गेट टुगेदर, आउटिंग के लिए आते हैं, खाली खाने के लिए नहीं आते. अब वाइब एंजॉय करने आते हैं, इंटीरियर एंजॉय करने के लिए आते हैं, वहाँ पे सर्विस एंजॉय करने के लिए आते हैं. उसके लिए लोग खाना, वरना कोविड के अंदर तो लोग घर में खाना बना ही रहे थे. लोग तंग आए हैं, कोविड ख़त्म हुए, बाहर बहुत ज़्यादा आए हैं. तो रेसिपी देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे ख्याल से बिज़नेस बड़ा ही कम नहीं हुआ. तो मुझे ये बताइएगा, बिकॉज पाकिस्तान तो इट्सेल्फ बहुत रिच है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट खाने हैं, हर सूबे का अपना टेस्ट है, हर सूबे का अपना खाना है. सो बेसिकली जुनून में हर सूबे का रंग नज़र आता है. जी बिल्कुल ऐसी है. तो पर्सनली आपको क्या लगता है, कौन से सूबे का और शहर का खाना या टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, या यू वांट टू हाईलाइट दैट? अच्छा, थोड़ा सा लोगों को एजुकेट भी मैं करता हूँ. पाकिस्तान की अपनी कुजीन बहुत कम है, मोस्टली इनहेरिटेड खाना है, जो कि मुगलाई दौर से चलता आ रहा है. मुगलाई दौर में जो खाना इनहेरिट हुआ वो टर्किश साइड से हुआ, जो उनके खाने हैं, क्योंकि वो हमसे पुरानी कौमें हैं. तो जो पंजाब का खाना है वो इटसेल्फ अपना कोई नहीं है, वो मुगलाई सब कॉन्टिनेंट वाली साइड से है. कढ़ाइयाँ, हांडियाँ, बिरयानी सिंध वाली साइड से आई, और चावल जो है वो इस पार्ट से है, अरब वाली साइड से है, मंदी शंदी. ये वो जो बलोची और जो केपी का खाना है वो उनका थोड़ा ऑथेंटिक है. वहाँ की जो कुजीन है, जो उनकी सब्जियाँ हैं, जो उनकी कढ़ाइयाँ हैं, वो उनकी ऑथेंटिक है. बाकी खाना जो है वो हम लोगों ने अडाप्ट किया हुआ है. तो उसके अंदर लोग ये समझते हैं कि शायद ये हमारा है. ये बेसिकली हम लोगों ने अडाप्ट किया हुआ है, और उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं और आते रहेंगे और आते रहने चाहिए. जो लोगों को अवेयरनेस आई है ट्रैवल करके, बाहर के खाने खा खा के, हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बड़े अवेयर हो गए हैं, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बहुत अवेयर हो गए हैं. लोग बल्कि इनफैक्ट आके समझा भी रहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है. तो बेसिकली आप समझते हैं कि अभी तो ये इट्स जस्ट अ लाहौर वेंचर, सो यू प्लान टू ओपन इट इन डिफरेंट सिटीज आल्सो? जी, वी हैव स्टार्टेड गिविंग फ्रेंचाइजेस इन डिफरेंट सिटीज़. अच्छा, उसमें हम लोग डिफरेंट पार्टनर्स भी तलाश कर रहे हैं. वी आर मीटिंग डिफरेंट राइट पार्टनर्स जो कि हमारे साथ पार्टनर बने और डिफरेंट अपने अपने एरियाज़ के अंदर वो वेंचर को आगे लेके चलें. इंटरनेशनली भी हम लोग जा रहे हैं उसमें. और हम लोग इसके अंदर मिठाई के अंदर थोड़ी सी इनोवेशन लेकर आए. मिठाई का हम लोगों ने जुनूनी के नाम से ब्रांड स्टार्ट किया था, उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं अभी. उसके अंदर भी आप लोग बड़े मज़े की टर्किश फ्यूजन के साथ, पाकिस्तानी फ्यूजन के साथ
So, मिठाइयाँ ये देखेंगे। होता है कि अभी आपने जिक्र किया कि आपके घर में आपकी अम्मी और पप्पू बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, इम्प्रेस्ड विद जी। तो वो आते हैं और फिर निकालते हैं कि इसमें मसाला कम है, ये है वो है, एंड गाइड द शेफ। बिल्कुल ऐसे बहुत सारी ख़वातीन आती हैं जो कि एक दिन एक आंटी हैं, उन्होंने मुझे बिठा के पूरा समझा के बेटा कीमा ऐसे कटता है, ये होता है, वो होता है, और वो बिल्कुल ठीक कह रही थी क्योंकि उस दिन थोड़ा सा इशू था और उन्होंने उसको हाईलाइट किया और मुझे बिठा के बता रही, मुझे अच्छा लगा। पर्सनली देयर टू लिसन। जी आई एम मोस्टली देयर और आई एम ऑनलाइन ऑलवेज अवेलेबल। लोग इंटरेक्ट कर लेते हैं, फीडबैक दे देते हैं, अप्रिशिएट कर देते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा सो बीइंग एंटरप्रेन्योर और बिकॉज यू आर हैविंग अ वेंचर और एक इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगती है आपकी, एक मेहनत लगती है। द थिंग दैट मोस्टली पीपल कंप्लेन इज़ कि आप ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं सो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है कई दफ़ा, और आजकल के दौर में आपको पता है कि एवरीथिंग हर प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा है। सो ये कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में रहता है, आप प्राइस सेंसिटिव हैं इस मामलात में? देखिए जी, जब से हमने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जैसे कोविड जैसे के बाद पाकिस्तान कोविड के बाद से भी डिफरेंट उसकी वजूहात की वजह से, कोविड इज़ वन ऑफ देम, डॉलर की प्राइस, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की प्राइस, ऑयल की प्राइस, सारा कुछ उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। एंड वी फील बैड कि हमें मार्केट के साथ साथ कि हमारी कॉस्ट भी बढ़ती है, हमें भी प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ती है, और लोगों की जो इनकम है वो शायद उस तरह से नहीं बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली ये इसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन एज आई सेड फूड बीइंग दी ओनली एंटरटेनमेंट, लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, उनकी भी मजबूरी है, हमारी भी है, सारा कुछ जो है वो पार्ट ऑफ द सिस्टम हुआ हुआ है अभी। तो आप क्या समझते हैं कि सबसे अच्छी डिश आपके रेस्टोरेंट की कौन सी है जो वन शुड कम एंड ट्राई? ये तो उसी तरह का है कि सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है आपका, लेकिन जो मुझे पर्सनली पसंद है, हम लोगों ने भी एक की मटन दम वाला के नाम से, इट्स अ टर्किश इंस्पायर्ड मटन। उसको ओवरनाइट स्लो कुक करते हैं, फिर उसके मीट को हम लोग टेंडर बनाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर उसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी भी ऐड की हुई है, फिर लोकल स्पाइसेस ऐड, क्योंकि टर्किश खाना थोड़ा सा ब्लैंड होता है, तो हमने पाकिस्तानी मसाले उसमें ऐड करके थोड़ा उसको चटपटा बनाया हुआ है। वो टेंडर मतलब उसको आप बोन से पकड़ें वो गिर जाता है। आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन द वीडियो, अगर आप लोग इंस्टाग्राम से, फेसबुक से ले लें या मैं आपको भेज दूंगा, आप दिखाएं उसको। वो देखने में, आई मीन खाना जो है ऑनलाइन इट्स थेरेप्यूटिक नाउ, कि आप जब देखते हैं ना कि बोटी गिर रही है बोन से और चॉकलेट मेल्ट होके या ऊजिंग, तो वो कैन अट्रैक्ट मोर और फिर भागते हैं कि इस तरह की वो भी है। जगह फिर होनी आपको देख के अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें, ऑनलाइन डॉक्टर जो हैं वो रेकमेंड करते हैं लोगों को फूड की वीडियोस वॉच करने को। हाँ, बिकॉज वो आई रिमेंबर द टर्किश शेफ जो खुद बड़े बड़े पतीलों में खाने बनाते हैं जी, और वो जी। बड़े मशहूर हुए और उनका रेस्टोरेंट भी बड़ा मशहूर है इस्तांबुल के अंदर। तो वो भी मेरा ख्याल है उन्होंने भी इसी थेरेपी से लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट जी, किया हम भी है और थेरेपी कर रहे हैं लोगों की। कर रहे हैं। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और हम चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो ज़रूर इस बिज़नेस को जो है वो अटेम्प्ट करें और फूड को ट्राई करें, बिकॉज पाकिस्तानी फूड इटसेल्फ इज़ वेरी रिच और हर तरह का टेस्ट इसके अंदर मौजूद है, और हर घर में इवन हर तरह के टेस्ट में हमारी जो अम्मियाँ हैं और दादियाँ हैं वो उसी तरह का टेस्ट को डेवलप करके खाने बनाती हैं। थैंक यू वेरी मच अदील, इट्स सो नाइस टू हैव यू इन द शो। और नाजरीन, इसी के साथ ही हम कोशिश, जिस तरह भी अदील ने एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, बिकॉज ये कहते हैं हम रेसिपीज़ शेयर कर देते हैं, हालांकि बीइंग अ रेस्टोरेंट ऑनर लोग नहीं शेयर करते और कहते हैं कि ये हमारी सीक्रेट रेसिपी है, हम इसको संभाल के रखेंगे। सो अगर आपके पास भी कोई ऐसी अच्छी रेसिपी है और आप समझते हैं कि वो बहुत ही यूनिक है, सो उसे लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें बता दें, अपने दोस्तों को बता दें, अपने मोहल्लेदारों को बता दें। अगर कोई पूछना चाहता है तो ऐसे मत करें कि पूरी रेसिपी बता दी और एक इंग्रेडिएंट छुपा दिया, वो नहीं बताया, बिकॉज अक्सर ख़वातीन ये करती हैं, पूरी रेसिपी किसी के फोर्स करने पे बता देती है, लेकिन कोई थोड़ी सी चीज़ों, कोई एक आध चीज़ों वो मिस कर देती हैं, और होता ये है कि जब वो वैसी नहीं बनती तो फिर वो समझ आ जाती है कि इन्होंने ज़रूर कुछ इसमें छुपाया है। सो इस तरह ना करें, अपने दिल को बड़ा करें, शेयर कर दिया करें, बिकॉज शेयर करने से, जिस तरह हमारे गेस्ट ने हमें बताया कि अल्लाह ताला उससे बरकत डाल देते हैं, तो आपके भी काम में बरकत डलेगी। और इसी के साथ ही बहुत ज़रूरी है कि आप हमसे कनेक्टेड रहिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए पॉजिटिव चीज़ों को ट्रेंड कीजिए। आज हमने आपको सैफुल मलूक दिखाया, उसको ट्रेंड कीजिए। और जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि बहुत गर्मी है और ये हमें इस बात का रियलाइजेशन करा रही है कि दरख्त होना बहुत ज़रूरी है। सो आज का एक दरख्त अगली कितनी नस्लों को जो है वो साया फराहम करेगा, ये समझने की आपको भी ज़रूरत है, और हम भी इस ड्राइव को एक ड्राइव की तरह लेंगे। और इसी के साथ ही आज मुझे दीजिए इजाज़त, कल होती है आपसे फिर से मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।